Hello my dear students, welcome to Pradis Institute of Education. So Pradis एग्जाम्पल में आपका एक बार फिर से स्वागत है और आज हम लेकर आए हैं आपके लिए एक और नया चैप्टर जो कि है ट्राइंगल्स, है ना। तो जो लोग भी अभी अभी हमसे जुड़े हैं मैं उनको बता दूं कि ऑलरेडी जो है प्राडिस एग्जाम्पल में हम लोग जो है हमारी जो 10th बोर्ड है उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं और कुछ चैप्टर्स हमने ऑलरेडी कर लिए हैं, ठीक है। तो आप प्लेलिस्ट में आपको जो है वो चैप्टर्स भी मिल जाएंगे, अगर आपको शुरू से सारे चैप्टर्स देखने हैं तो वो भी देख लीजिएगा। आज जो हम लोग चालू करने वाले हैं वो ट्राइंगल्स चैप्टर जो है हम आज चालू करने वाले हैं, ठीक है। तो जैसा अभी तक हम करते आए हैं, हम क्या करते हैं, पहले पूरे चैप्टर की थ्योरी देखते हैं, ठीक है। सारी थ्योरी पढ़ने के बाद उसके बाद हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं, है ना। तो इस तरीके से हमारी जो तैयारी है वो पूरी कंप्लीट हो जाती है ना। तो हम लोग अप्रॉक्सीमेटली 10 साल के जो पेपर हैं वो सॉल्व करते हैं, जिससे जो है हमें कॉन्फिडेंस आता है कि अगर 10 साल के हमने पेपर सॉल्व कर लिए हैं तो आने वाला जो एग्ज़ाम है उसमें भी अगर कोई क्वेश्चन आया तो हम उसको भी सॉल्व कर लेंगे, है ना। सो आगे चलते हैं। जैसे कि मैंने बताया, मेरा नाम है रोहित कटारिया और आप मेरे साथ इस एग्जाम्पल में पढ़ रहे हैं मैथमेटिक्स, ओके। सो प्राडिस एजुकेशन के बारे में मैं आपको बता दूं, ये एक ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है, ठीक है, जहाँ पे आपको जो है क्लास नर्सरी से लेके 12th तक के सारे कोर्सेस, सारी तैयारी यहाँ पे करवाई जाती है ना। तो क्या क्या यहाँ पे मिलता है, आपको क्लासरूम वीडियोस मिलते हैं, आपको 3D वीडियोस मिलते हैं, लेक्चर वीडियोस मिलते हैं, साथ में जो है लाइव क्लासेस जो रहती है वीडियो चैट के थ्रू यहाँ पे लाइव क्लासेस प्रोवाइड की जाती हैं, ठीक है। तो आप जो है टीचर को देख सकते हो, टीचर आपको देख सकता है, बहुत कन्वीनियंटली यहाँ पे लाइव क्लासेस प्रोवाइड की जाती है, कोई चैट बॉक्स का लफड़ा नहीं रहता डाउट पूछने के लिए। और आप अगर क्लास मिस भी कर जाते हो तो फ़ायदा ये है कि रिसेंट लाइव लेक्चर्स में जाके वो लाइव क्लासेस दोबारा देख सकते हो, ठीक है। साथ में कंटेंट वगैरह तो सब मिलेगा ही। एक चीज़ इंपॉर्टेंट क्या है, जैसे क्लास 10th के बच्चों के लिए हम यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी तैयारी तो करा ही रहे हैं, ठीक है। तो ये एप्लीकेशन आप डाउनलोड करेंगे तो इसमें क्या होगा, आपको ये जो 3 चीज़ें हैं, फ्री सॉल्यूशन, प्रैक्टिस टेस्ट और वर्कशीट, ये सारा का सारा जो है आपको फ्री एक्सेस यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया जा रहा है ना, जिसके लिए आपको कोई सब्सक्रिप्शन की ज़रूरत नहीं है। तो आपको क्या करना है, यूट्यूब पे हमारे वीडियोस देख लेने हैं, पूरा कंसेप्ट समझने के बाद, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद अगर आपको लगता है कि आपको और ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है तो ये 3 चीज़ें जो हैं आप एक्सेस करिएगा और इसमें और बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। तो यहाँ पे पूरा मेक श्योर किया जाता है कि आपको 100% जो मार्क्स हैं वो मैथमेटिक्स में मिल जाए, ठीक है। सो अगर आपने प्राडिस एजुकेशन को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पे जो है आप सब्सक्राइब कर लें यूट्यूब पर, साथ में फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, ओके। सो हम लोग जो है हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है ट्राइंगल्स उसको आज शुरू करते हैं, ठीक है। तो ये जो वीडियो है ये ट्राइंगल्स का पार्ट 1 वीडियो है, ओके। तो चलो शुरू करते हैं हमारा पार्ट 1 ट्राइंगल्स चैप्टर का, ठीक है। चलो, तो जैसे कि हम हर टॉपिक पे क्या करते हैं, हम लोग सिलेबस एक बार देख लेते हैं, क्योंकि क्या है इस साल से सीबीएसई ने सिलेबस में बहुत बड़े बड़े चेंजेस किए हुए हैं, है ना। और इस चैप्टर में तो बहुत ही ज़्यादा चेंजेस हो चुके हैं, ठीक है। तो हमारा जो एग्ज़ाम आने वाला है पिछले साल के अकॉर्डिंग इस साल एग्ज़ाम में क्या चीज़ें आएंगी क्या नहीं आएंगी वो हम इस सेक्शन में डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। ये जो है सीबीएसई ने ये आपको पूरा सिलेबस दिया हुआ है, ठीक है। ये पूरा का पूरा सिलेबस जो है ये आपका सीबीएसई ने दिया हुआ है, ठीक है। अब इसमें जो वाइट, ये पूरा सिलेबस जो है ये पिछले साल तक आता था, जो वाइट में है जो रेड में है, दोनों के दोनों जो है चीज़ें हैं पिछले साल तक सिलेबस में आती थी। लेकिन इस साल सीबीएसई ने क्या किया है, ये जो चीज़ें मैंने रेड में मार्क कर दी हैं इसको सिलेबस से हटा दिया है, ठीक है। तो सिर्फ अब क्या बचा है, जो वाइट में चीज़ें बची हैं वही सिलेबस हमारे एग्जाम में अब आने वाला है, ठीक है। तो एक बार नज़र मार लेते हैं क्या क्या आने वाला है, ठीक है। डेफिनेशन एग्जाम्पल ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स, ठीक है, ये तो आने वाला है, ठीक है, ये हम देख लेंगे, ठीक है। इसके बाद ये वाली जो थ्योरम है ये सिलेबस में है, कौन सी, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट द अदर 2 साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, द अदर 2 साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशो। इसका मतलब ये है कि ये है थेल्स थ्योरम या फिर इसको बीपीटी बोलते हैं, ठीक है। तो हमें थेल्स पढ़नी है, बीपीटी पढ़नी है, ठीक है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पढ़ने हैं, ठीक है। उसके बाद ये कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम है जो नीचे लिखी हुई है, ठीक है, ये कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम है, ये हम पढ़ लेंगे सेकंड वाला,
ठीक है। उसके बाद ये जो नीचे लिखा हुआ है, इफ इन टू ट्राइंगल्स द कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल देयर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल ट्राइंगल्स आर सिमिलर। ठीक है, तो ये ट्राइंगल सिमिलर है, यहाँ पे भी टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर है और यहाँ पे भी टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर है। ठीक है, तो सिमिलरिटी के जो प्रूफ्स हैं हमारे, ठीक है, ट्रिपल एस सिमिलरिटी, साइड एंगल साइड सिमिलरिटी, तो वो सारी जो सिमिलरिटी हैं उसकी ये 3 थ्योरम्स हैं जो एक सिलेबस में है। तो क्या क्या है सिलेबस में? बीपीटी है, थेल्स थ्योरम जिसको हम बोलते हैं, उसका कन्वर्स है, और साथ में 3 जो थ्योरम है सिमिलरिटी की वो है। बस सिमिलरिटी और थेल्स थ्योरम, इसके अलावा सिलेबस में कुछ नहीं है। ठीक है, और क्या क्या चीजें हट चुकी हैं, ये सारी थ्योरम्स जो थी, जो पिछले साल तक एग्जाम में आती थी, ये सारी थ्योरम्स सीबीएसई ने हटा दी है। कौन कौन सी हटा दी है? इफ अ परपेंडिकुलर इज ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ द राइट एंगल of a right triangle to the hypotenuse, the triangles on each side of the perpendicular are similar to whole triangle। ठीक है, कुछ ऐसा होता था कि राइट एंगल ट्राइंगल है तो हाइपोटेनस के वाली जो वर्टेक्स है वहां से कुछ कुछ करते थे, वो सारी चीजें हटाती है। ठीक है, किसी एक वर्टेक्स से जो है परपेंडिकुलर ड्रॉ करते थे, वो थ्योरम है, हटा दी गई है। ठीक है, वो क्वेश्चन हमें नहीं देखने। और कुछ था, द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स। ठीक है, सिमिलर ट्राइंगल के एरिया की कुछ बातें हुआ करती थी, वो सब सिलेबस से हटा दी गई है। ठीक है, साथ में स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑन द अदर टू साइड। जो हमारी पाइथागोरस थ्योरम थी, वो भी इसमें कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत उसके क्वेश्चंस आते थे, वो भी हट गए हैं। ठीक है, और एक और जो प्रूफ था, इफ इन अ ट्राइंगल इफ द स्क्वायर ऑन वन साइड इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑन द अदर टू साइड्स, द एंगल अपोजिट टू द फर्स्ट साइड ऑफ अ साइड इज अ राइट एंगल, है ना। तो जो कन्वर्स होता था हाइपोटेनस का, वो भी हटा दिया गया। मतलब बहुत सारे क्वेश्चन अगर आप प्रीवियस ईयर के करोगे तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे जिसमें एरिया वगैरह, राइट ट्राइंगल का एरिया, है ना, साइड का स्क्वायर, उस पे बेस्ड क्वेश्चंस होते थे, वो सारे हमें नहीं पढ़ने। ठीक है, कहीं भी आपको दिखते हैं, आपकी बुक में दिखते हैं, टेंशन नहीं लेना है, आपको ये देख लेना है कि सीबीएसई ने वो सारी चीजें हटा दी है। क्या क्या पढ़ना है इस चैप्टर में? इस चैप्टर में सिर्फ थेल्स थ्योरम पढ़नी है जो बीपीटी है। ठीक है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम वो पढ़नी है, उसका कन्वर्स पढ़ना है। ठीक है, इन दोनों कंसेप्ट को समझ के हम सिमिलरिटी ऑफ द ट्राइंगल्स को प्रूव करेंगे। ठीक है, वो चीज हमने देख ली। बस इससे रिलेटेड क्वेश्चंस ही हमें करने हैं, इसके अलावा हमें कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो समझ में आया कि पढ़ना क्या है। इस चैप्टर में खास ध्यान देना है, बहुत सारा जो है चेंज इस बार सीबीएसई ने कर दिया है। ठीक है, तो कुछ ही चीजें हैं जो हमें पढ़नी है। ठीक है, तो ये आज का लेक्चर फ्लो है। ठीक है, इसमें क्या क्या है, सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देख लेंगे इस चैप्टर का। ठीक है, इंट्रोडक्शन देख लेंगे, उसके बाद सिमिलरिटी की कुछ डेफिनेशंस वगैरह हैं कि दो पॉलीगॉन्स होते हैं वो सिमिलर कैसे होते हैं। ठीक है, क्या कंडीशंस होती हैं सिमिलरिटी की। ठीक है, वो हम देखेंगे। उसके बाद आज हम क्या देखेंगे, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, बीपीटी, या फिर इसको थेल्स थ्योरम भी बोलते हैं, और इसका कन्वर्स। ठीक है, तो ये सारी चीजें रहेंगी इस पार्ट में। क्या क्या रहेगा? सिमिलर ट्राइंगल्स का इंट्रोडक्शन मेनली। ठीक है, उसके बाद बीपीटी और या थेल्स थ्योरम और उसका कन्वर्स। मतलब थेल्स थ्योरम जो है इस चैप्टर, इस जो लेक्चर है उसमें हम देखने वाले हैं। ठीक है, दो ही मेन चीजें हैं इस चैप्टर में। क्या क्या है? थेल्स थ्योरम, उसका कन्वर्स, और दूसरा क्या है, सिमिलरिटी ऑफ द ट्राइंगल्स, उनको प्रूव करना है। तो सिमिलरिटी वाला पार्ट जो है हम नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे। ये वाले लेक्चर में थेल्स थ्योरम और इसका कन्वर्स देखते हैं। ठीक है, तो समझ में आया हम लोग क्या करने वाले हैं आज। मेनली हम लोग जो है आज बीपीटी, जिसको थेल्स थ्योरम बोलते हैं, वो देखने वाले हैं, और कुछ इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं सिमिलर फिगर्स का। ओके, चलो लेट्स स्टार्ट। सो इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। सबसे पहले इसमें क्या लिखा हुआ है, in the previous classes we have learned about the congruency of the polygons, they have same shape and size। ठीक है, तो हम जो पिछली क्लासेस में हम पढ़ते थे, ठीक है, हम जैसे दो ट्राइंगल्स होते थे, ठीक है, दो ट्राइंगल्स को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करते थे। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कैसे करते थे, कोई भी तीन चीज अगर इक्वल होती थी, जैसे ये साइड इसके इक्वल है, अगर दो साइड हमें मिल गई इक्वल है, एक आध एंगल हमें मिल गया इक्वल है, तो हम ये बोलते थे कि ये दोनों ट्राइंगल जो हैं वो कॉन्ग्रुएंट है ना। अब कॉन्ग्रुएंट का मतलब ये होता था कि ये बिल्कुल इसकी एक्चुअल कॉपी है। एक्चुअल कॉपी है इसका मतलब है इसकी हर एक साइड इसके करस्पॉन्डिंग साइड के बराबर है, इसका हर एक एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल के बराबर है। मतलब दोनों फिगर बिल्कुल एक जैसे हैं।
कैसे एक जैसे हैं? अगर यहाँ पे एक ट्राइंगल है, ठीक है, इस तरीके का, और इसी का कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स अगर इसी के ऊपर बनाया जाए तो बिल्कुल वो एक के ऊपर एक आ जाएंगे। इतने सिमिलर होते हैं कि बिल्कुल एक के ऊपर एक आ जाएंगे, बिल्कुल फोटोकॉपी, सेम साइज की फोटोकॉपी, ठीक है, ये होते हैं कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, तो पिछली क्लासेस में हमने कॉन्ग्रुएंट पढ़ा था। ठीक है, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? सिमिलर फिगर्स। ठीक है, तो सिमिलर फिगर्स क्या होते हैं? इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस अबाउट सिमिलर फिगर्स हैविंग सेम शेप बट नॉट नेसेसरीली द सेम साइज। ठीक है, क्या बोला गया है कि भैया शेप तो सेम रहेगा। ठीक है, शेप का मतलब है कि अगर ये ऐसा ट्राइंगल है तो दूसरा वाला भी ऐसा ही ट्राइंगल रहेगा, लेकिन साइज यहां पे अलग हो सकता है। ठीक है, साइज यहां पे अलग हो सकता है, तो उसको बोलेंगे हम सिर्फ सिमिलर है। ठीक है, डिफरेंस हमें समझना है कि कौन सा कॉन्ग्रुएंट होता है, कौन सा सिमिलर होता है। अगर एक एक चीज सेम है, मतलब बराबर है, बिल्कुल एक के ऊपर एक रख सकते हैं, तो वो हो गई कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, लेकिन दिखने में कहीं ना कहीं सेम है, थोड़ा बहुत सेम है, ठीक है, तो हम उसको बोल सकते हैं सिमिलर। ठीक है, वो कंडीशन हम देख लेंगे, क्या क्या कंडीशन हमें फुलफिल करनी होंगी सिमिलर बोलने के लिए। अभी तो हमें इतना समझना है कि अगर शेप सेम हुआ है ना, शेप सेम हुआ, साइज चेंज हो सकता है, तो हम बोलेंगे क्या? सिमिलर। शेप सेम होना जरूरी है बस, साइज सेम नहीं भी हुआ तो हम सिमिलर बोलेंगे। शेप कैसे? जैसे अगर यहां पे ये ऐसा ट्राइंगल है, ठीक है, तो शेप सेम होने के लिए हमें ऐसा ही ट्राइंगल चाहिए। ऐसा ना हो कि ये वाला एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ये अलग दिख रहा है और ये अलग दिख रहा है, या फिर ऐसा ना हो कि ये तो ट्राइंगल है और ये स्क्वायर है, या तो ये तो ट्राइंगल है या ये सर्कल है। ठीक है, शेप सिमिलर होना चाहिए। ठीक है, जैसा ये है देखने में बिल्कुल ये वैसा ही होना चाहिए, है ना, और साइज जो है वो डिफरेंट हो सकता है। ठीक है, वो कंडीशन भी हम देख लेंगे। तो अभी तक हमने समझा क्या सिमिलर क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट क्या होता है। ठीक है, अभी और डिटेल में इसको हम देखते हैं। ठीक है, ये जो चीजें हैं मैंने समझाई अभी आपको, ये वही चीजें हैं। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट फिगर क्या होता है वो हमने देख लिया, सिमिलर फिगर क्या होता है वो हमने देख लिया। अब ये सिमिलर के कुछ एग्जांपल्स देखोगे तो और ज्यादा क्लियर होगा। ठीक है, इस लाइन को देखो, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, क्या इनका शेप एक जैसा है? क्या इन दोनों का शेप एक जैसा है? बिल्कुल इनका शेप बिल्कुल एक जैसा है, बस इनके साइजेस थोड़े अलग अलग है। हाँ, तो चल जाएगा, मतलब इसको हम सिमिलर बोल सकते हैं। ठीक है, क्या इन दोनों का आप बताओ शेप एक जैसा दिख रहा है आपको? ठीक है, ये थोड़ा छोटा है, ये थोड़ा बड़ा है, लेकिन शेप बिल्कुल एक जैसा दिख रहा है ना, तो हाँ इसको सिमिलर बोल सकते हैं। इन दोनों को देखो आप, इन दोनों का शेप भी बिल्कुल एक जैसा दिख रहा है। ठीक है, एक जैसा दिखने में दिख रहा है, साइज भले ही अलग हो तो सिमिलर बोल सकते हैं। अब इन सर्कल को देखो, अब सर्कल का शेप क्या होगा? सर्कल का शेप क्या होगा? गोल ही होगा, तो सारे ही सर्कल बिल्कुल एक जैसे दिखेंगे। हाँ, साइज बिल्कुल अलग अलग हो सकता है। ठीक है, तो सारे ही सर्कल गोल ही दिखेंगे दिखने में, तो शेप तो हर सर्कल का सेम ही होता है, साइज बस अलग अलग होता है, तो सारे ही सर्कल हमें सिमिलर देखने को मिलते हैं। ठीक है, समझ में आया? सिमिलर क्या डिफरेंस होता है? बस साइज का डिफरेंस होता है, बाकी ये बिल्कुल ऐसा लगता है कि हाँ ये भी फोटोकॉपी है। जैसे अपन A4 साइज के पेज को बहुत बड़ी फोटोकॉपी नहीं कर लेते हैं, तो वो चीज हो गई। ठीक है, या फिर हमारा जो फोटोग्राफ होता है वो साइज में तो बिल्कुल इतना सा होता है, लेकिन बिल्कुल शेप हमारा और उस फोटोग्राफ में जो शेप है बिल्कुल सेम होता है, तो उसको भी हम सिमिलर बोल सकते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे रियल लाइफ एग्जांपल्स आपको सिमिलर पे मिल जाएंगे। ठीक है, सो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं सिमिलर के। एनी टू लाइन सेगमेंट्स आर सिमिलर। ठीक है, कोई भी दो लाइन सेगमेंट, जैसे अभी हमने पिछले एग्जांपल में भी देखा था, वो सिमिलर होते हैं। ठीक है, एनी टू इक्विवेलेंट ट्राइंगल्स आर सिमिलर, बिल्कुल। एनी टू स्क्वायर्स आर सिमिलर, कोई भी स्क्वायर होगा शेप तो उसका स्क्वायर ही होगा ना। ठीक है, साइज ही बस अलग होगा तो वो सिमिलर तो होंगे ही होंगे। एनी टू सर्कल्स आर सिमिलर, ऑलरेडी डिस्कशन हो गया है हमारा कि दो अगर सर्कल हैं तो सिर्फ साइज दोनों का अलग अलग होगा, लेकिन सारे ही सर्कल्स जो होते हैं वो सिमिलर होते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं सिमिलर पॉलीगॉन्स की। ठीक है, अब सिमिलर पॉलीगॉन्स क्या होते हैं? ठीक है,
अब हमने सिमिलरिटी की बात तो कर ली कि जनरल हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए जो है सिमिलर क्या होते हैं, लेकिन जब मैथ्स के फिगर्स की बात करते हैं या फिर पॉलीगॉन्स की बात करते हैं तो कुछ कंडीशंस हमें फिक्स करनी होंगी, कुछ कंडीशंस हमें फिक्स करनी होंगी कि जिसको वेरीफाई करने के बाद हम कह सकते हैं कि हाँ भैया ये जो फिगर्स हैं, ये जो पॉलीगॉन्स हैं, ये सिमिलर है ना। तो वो कंडीशन अब हम देख लेते हैं, ठीक है। So two polygons having the same number of sides are said to be similar. सबसे पहली कंडीशन क्या है भैया कि जो नंबर ऑफ साइड्स हैं वो एक जैसी होनी चाहिए, है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि भैया नंबर ऑफ साइड इसमें इतनी है और इसमें कुछ अलग है, ठीक है। नंबर ऑफ साइड सेम होनी चाहिए, है ना। ऑफ कोर्स सी बात है, नंबर ऑफ साइड तो एक बेसिक क्राइटेरिया है सिमिलर होने के लिए, है ना। तो पहली कंडीशन तो ये है कि नंबर ऑफ साइड बिल्कुल सेम होना चाहिए, है ना। उसके बाद क्या बोला गया है, देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। क्या बोला, पहली चीज क्या बोली उसने कि नंबर ऑफ साइड सेम होना चाहिए, सेम नंबर ऑफ साइड्स, करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होना चाहिए और लेंथ जो होती है साइड की वो प्रोपोर्शनल होना चाहिए। ये तीन कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। कौन कौन सी कंडीशन हम अभी से इसी वीडियो में याद कर लेते हैं। कौन कौन सी कंडीशन, पहली तो नंबर ऑफ साइड्स दोनों फिगर में सेम होना चाहिए, ठीक है। नंबर ऑफ साइड अगर सेम है तो हाँ सिमिलर कह सकते हैं। दूसरी कंडीशन क्या है कि हर साइड के बीच का जो एंगल है करस्पॉन्डिंग फिगर में भी वही एंगल इक्वल होना चाहिए। अब एंगल का सेम होना जरूरी है, एंगल का बिल्कुल इक्वल होना जरूरी है, ठीक है, ठीक है। तीसरी चीज क्या है, जो लेंथ ऑफ द साइड्स हैं, लेंथ ऑफ द जो साइड्स हैं उनका जो प्रपोर्शन है वो इक्वल होना चाहिए, ठीक है, प्रोपोर्शनल होना चाहिए दोनों फिगर्स में, ठीक है। अगर नहीं भी समझ में आया है तो आगे चल के जब हम इनकी जो सिमिलरिटी है वो प्रूव करेंगे तो उसको और डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। क्या क्या कंडीशन हो गई अभी जो हमने समझी, दो अगर हमें पॉलीगॉन्स दिए हुए हैं, दो अगर पॉलीगॉन दिए हुए हैं, सबसे पहली चीज हम चेक करेंगे कि हाँ दोनों में नंबर ऑफ साइड सेम है, हाँ सेम है तो ये कंडीशन फुलफिल होती है। दूसरी कंडीशन क्या है कि एक में जो भी एंगल्स हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो हैं वो बराबर होने चाहिए, बिल्कुल इक्वल, मतलब दोनों फिगर्स के जो एंगल्स हैं वो बिल्कुल इक्वल होने चाहिए, ये दूसरी कंडीशन, ठीक है। तीसरी कंडीशन क्या है, जो साइड्स हैं उनकी जो लेंथ्स हैं वो आपस में प्रोपोर्शनल होने चाहिए, ठीक है। देख लेते हैं हम किस तरीके से, ठीक है। द कांस्टेंट रेशियो बिटवीन द करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ टू सिमिलर फिगर इज नोन एज द स्केल फैक्टर और रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, ठीक है। तो ये क्या होता है, जैसे कि दो ट्राइंगल मैंने बनाए, अब मैं आपको दो सिमिलर ट्राइंगल्स बना भी देता हूं, ठीक है। मान लो एक ट्राइंगल ये है छोटू सा, एक ट्राइंगल ये है बड़ा सा, ठीक है। अब कंडीशंस हम चेक करते हैं, ठीक है। चलो मैं इसकी कुछ वैल्यूज दे भी देता हूं, ठीक है। यहाँ पे ये एंगल है कुछ 30, ठीक है। यहाँ पे इसका कुछ एंगल है, एक काम करते हैं 30 वो दिखेगा नहीं इसलिए इसको थोड़ा सा हम इसको एंगल बोल देते हैं 50 डिग्री, ये हो गया हमारा 70 डिग्री और तीन एंगल का सम कितना होता है 180, तो ये हो जाएगा हमारा 60 डिग्री, ठीक है। ये वाला बड़े ट्राइंगल में भी ये एंगल हमें 70 रखना होगा, ये एंगल हमें 50 रखना होगा, ये एंगल हमें 60 रखना होगा, ठीक है। सबसे पहली कंडीशन क्या थी कि भैया नंबर ऑफ साइड सेम होना चाहिए, 1 2 3 साइड है, 1 2 3 साइड है, हाँ बिल्कुल बराबर है, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या थी कि जो एंगल्स हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स, अगर ये वाला एंगल इसमें ऊपर वाला एंगल 50 है तो यहाँ भी ऊपर वाला 50 होना चाहिए, ये वाला 70 है तो ये वाला भी 70, ये 60 है तो ये 60, हाँ ये कंडीशन भी फुलफिल होती है। तीसरी कंडीशन क्या होती है, जो प्रोपोर्शनल वाली कंडीशन थी वो ये थी कि अगर ये साइड की लेंथ 1 यूनिट है और इस साइड की लेंथ 3 यूनिट है, ठीक है। मान लो इसकी जो लेंथ है ये 1 है और ये 2 है, वैसे थोड़ा अलग दिख रहा है लेकिन सपोज कर लो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो अगर ये वाली लेंथ 1 है और ये 3 है तो इनका रेशो कितना आ रहा है 1:3, या फिर बोल सकते हैं 3:1, इसको पहले लो या इसको पहले लो, ठीक है। इस तरीके से मतलब एक ट्राइंगल दूसरे ट्राइंगल से 3 गुना ज्यादा है किसमें, एक लेंथ में। तो अगर अब इसकी 2 लेंथ है तो इसका 3 गुना ज्यादा होगा, मतलब ये होना चाहिए 6
और ये 3 है तो ये भी 3 गुना ज्यादा होगा, मतलब कितना 9। अगर ये वैल्यूज अब फिट हो रही हैं, अब कैसे चेक करेंगे रेशो प्रोपोर्शनल कैसे चेक करेंगे कि हम चेक करते हैं इसका अपॉन इसका, मतलब यहाँ पे 3 है तो यहाँ 1 है, और यहाँ पे 3 है तो यहाँ 1 है, यहाँ 6 है तो यहाँ 2 है, और यहाँ पे अगर लेंथ 9 है तो यहाँ 3 है। क्या तीनों बराबर हैं? हाँ बिल्कुल बराबर हैं, इनका रेशो बिल्कुल बराबर है। 2 1 जा 3 जा 3 1 जा 3 जा, सबका 3 3 3 बराबर आ रहा है। तो इस तरीके से जो रेशो है वो बराबर होना चाहिए, ठीक है। अब देखो, अब एक चीज पे ध्यान दो, मान लो ये ओरिजिनल फिगर था, ठीक है, छोटा वाला जो है ओरिजिनल फिगर था, लेकिन हम कभी कभी क्या करते हैं, किसी छोटी चीज को हमारे यूज के लिए उसको बड़ा करके दिखाते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा ना, किसी भी छोटी सी इमेज को जूम करके दिखाया जाता है, ठीक है, या फिर बड़ा सा बहुत बड़ा एक वो है, जैसे हमारे इंडिया का मैप है, कितनी बड़ी एरिया है, कितना बड़ा एरिया है, उसको हम छोटे से पेपर पे मैप बना के यूज करते हैं, ठीक है। तो किसी भी चीज को बड़ा करके दिखाया जा सकता है या बड़े को छोटा करके दिखाया जा सकता है। कंडीशंस उनकी यही होती है कि हर साइड को अगर आप छोटा या बड़ा कर रहे हो, हर साइड को सेम रेशो में आपको छोटा या बड़ा दिखाना है, ठीक है। यही जो रेशो है, इसको स्केल फैक्टर बोला जाता है कि कितने गुना आपने छोटा किया या कितने गुना बड़ा किया। तो मान लो ये ओरिजिनल फिगर था, यहाँ साइड 1 थी, यहाँ 2 थी, यहाँ 3 थी, आपने इसको बड़ा करके कितना दिखाया, इसको 3 दिखाया, तो आपने जो है 3 गुना इसको बड़ा कर दिया, तो स्केल फैक्टर कितना हुआ 3। निकालेंगे कैसे, 3/1। किसी भी उसके बड़े वाले इमेज, बड़े वाले जो लेंथ है उसको इसके करस्पॉन्डिंग छोटी वाली लेंथ से डिवाइड कर देंगे, तो ये स्केल फैक्टर आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चंस अभी की इस क्लास में हमारे ये क्वेश्चंस नहीं बनेंगे, ऑब्जेक्टिव में एक आध क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए हमने ये पॉइंट देख लिया, ठीक है। चल, तो हमने कंडीशंस देख ली कि भैया सिमिलर फिगर्स की कंडीशन क्या क्या होती, क्या क्या सेटिस्फाई होना चाहिए जब वो सिमिलर कहलाएंगे, ठीक है। अब देखो, इक्यू एंगुलर ट्राइंगल्स, ऐसे ट्राइंगल्स जिनके एंगल सेम है, ठीक है, ऐसे ट्राइंगल जिनके एंगल्स सेम है। Two triangles are said to be equiangular if their corresponding angles are equal, है ना। तो अब एक चीज देखो, दो ट्राइंगल हैं, मान लो एक ये ट्राइंगल है और एक ये बड़ा ट्राइंगल है। अगर ये कह ही दिया है कि एंगल्स इनके इक्वल हैं, ठीक है, ये वाला एंगल अगर A है तो ये कैपिटल A है, चलो स्मॉल a ही है, बिल्कुल इक्वल है। ये अगर B है तो ये स्मॉल b है, ये अगर C है तो ये स्मॉल c है। तो एक बात ये आपको पता होगी कि ट्राइंगल की लेंथ किस चीज पे डिपेंड करती है कि उसकी अपोजिट वाला एंगल कितना है, ठीक है। ट्राइंगल की लेंथ किस चीज पे डिपेंड करती है कि उसके अपोजिट में जो एंगल है वो कितना है। इस बात को ऐसे भी मैं बता सकता हूं कि आइसोसेलेस ट्राइंगल जो होता है, अगर ये दोनों साइड्स बराबर हैं तो इनके अपोजिट वाले एंगल भी बराबर होंगे, ठीक है। तो ट्राइंगल में किसी भी लेंथ किस पे डिपेंड करती है कि उसके अपोजिट में एंगल कितना बन रहा है, ठीक है। तो अगर तीनों एंगल्स इक्वल हैं तो हर एंगल के अपोजिट, अगर ये एंगल A है तो इसके अपोजिट एंगल, उसके अपोजिट की साइड अगर ये है, यहाँ भी अगर एंगल A है तो उसके अपोजिट की साइड ये है, तो इनके जो रेशो होंगे वो हमेशा बराबर होंगे, ठीक है। तो एक बात हमेशा याद रखनी है कि इक्यू एंगुलर ट्राइंगल्स के हमेशा जो साइड के रेशो हैं वो बराबर होंगे। इसका मतलब है इक्यू एंगुलर ट्राइंगल्स हमेशा सिमिलर होंगे, ठीक है। तो इसका मतलब यही हुआ कि अगर आपने तीन एंगल्स इक्वल प्रूफ कर दिए तो वो सिमिलर ट्राइंगल्स हो जाएंगे, ठीक है। बस यही बात ध्यान देने वाली है। एक चीज और मैं अगर बता दूं, कोई ट्राइंगल है, अगर आपने सिर्फ दो एंगल बोल दिए कि ये इक्वल है, दो एंगल बोल दिए कि ये इक्वल है, मतलब इसको B ले लो, इसको B ले लो, इसको A ले लो, ठीक है। तो तीसरा एंगल क्या होगा, बस यही बोला है कि सिर्फ दो एंगल इक्वल हैं। कौन कौन से, इसका ये एंगल A के बराबर है, इसका ये एंगल दोनों B के बराबर है। तो तीसरा एंगल तो भैया सबको पता है कि ये 180 टोटल होता है, 180 माइनस A माइनस B होगा। इसका भी तीसरा एंगल जो होगा 180 माइनस A माइनस B होगा। मतलब दो एंगल जैसे ही इक्वल प्रूव होते हैं ऑटोमेटिकली तीसरा एंगल भी इक्वल प्रूव हो जाता है,
ठीक है। तो हमें 3 एंगल प्रूव करने की भी जरूरत नहीं है, सिर्फ 2 एंगल अगर प्रूव कर दिए किसी भी ट्राइंगल में तो वो सिमिलर प्रूव हो जाएंगे, ठीक है। तो ट्राइंगल एक स्पेशल केस है जहां पे सिर्फ अगर एंगल भी आपने प्रूव कर दिया कि हाँ इक्वल है तो आपको साइड चेक भी नहीं करना, साइड चेक भी नहीं करना, वो वैसे ही प्रपोर्शन में आ जाएंगे, ठीक है। अब देखो सिमिलर ट्राइंगल्स, हम ट्राइंगल चैप्टर पढ़ रहे हैं तो ट्राइंगल्स के लिए ज्यादा देखते हैं हम लोग। 2 ट्राइंगल्स आर सेड टू बी सिमिलर टू ईच अदर, ठीक है। अब क्योंकि पॉलीगॉन्स की तो हमने जनरलाइज बात कर ली, लेकिन अब ट्राइंगल्स की हम बात कर लेते हैं। ट्राइंगल्स में अब साइड तो चेक करना नहीं है कि साइड दोनों की सेम नंबर ऑफ साइड होना चाहिए, ट्राइंगल है तो 3 ही होगा दोनों में, है ना, तो वो चीज़ तो चेक नहीं करनी। चेक अब क्या करना है कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होने चाहिए और जो तीनों साइड्स है वो प्रोपोर्शन में होने चाहिए। तो बाकी 2 कंडीशन बच गई हमारी। क्या क्या कंडीशन बच गई उन 3 में से? जो पहली कंडीशन थी वो हमें नहीं देखनी, ठीक है। तो कौन सी कंडीशन नहीं देखनी? कि नंबर ऑफ साइड्स सेम होना चाहिए, वो तो 3 ही होंगी ना ट्राइंगल से। तो अब हमें सिर्फ 2 ही कंडीशन चेक करनी है। कौन कौन सी? कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है और हमारे जो साइड्स हैं वो प्रोपोर्शन में, ठीक है। तो ये हमने सिमिलरिटी देख ली कि आखिर में ट्राइंगल की सिमिलरिटी होती क्या है, ठीक है। अब you can verify that if one polygon is similar to another polygon and this second polygon is similar to a third polygon, then the first polygon is similar to the third polygon. ये आप नोट डाल के रख लें, ठीक है, कि ऐसा होता ही है कि यहाँ पे कोई एक फिगर है, मैं ट्राइंगल्स ही लेता हूँ, यहाँ पे कोई एक फिगर है, ये नंबर 1 मैंने इसको दे दिया है, और यहाँ पे कोई एक बड़ा फिगर है, ये मैंने इसको नंबर 2 दे दिया है, और ये कोई तीसरा फिगर है जिसको मैंने नंबर 3 बोल दिया है। तो आपको अगर ये दिया जाए कि हाँ ये वाले जो ट्राइंगल्स हैं ये आपस में सिमिलर हैं, ये बोल दिया जाए कि हाँ 1 और 2 आपस में सिमिलर है, ठीक है, और ये भी बोल दिया जाए कि हाँ 2 और 3 भी आपस में सिमिलर है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि अगर ये दोनों सिमिलर हैं तो इसका एंगल, इसका एंगल, इसका एंगल, इसके एंगल, इसके एंगल, इसके एंगल के बराबर है, ठीक है। और इसके जो एंगल्स हैं वो इसके एंगल्स के बराबर हैं। तो क्या इसके जो एंगल्स हैं इसके एंगल्स के बराबर नहीं हो जाएंगे? मतलब कहने का ये है कि अगर 2 ट्राइंगल्स ऐसे सिमिलर दे रखे हैं और 2 ट्राइंगल्स ऐसे सिमिलर दे रखे हैं तो इसका मतलब ये भी होता है कि ये वाला फिगर जो है तीसरे के भी सिमिलर है, ठीक है। अगर ये 2 आपस में सिमिलर हैं, ये 2 आपस में सिमिलर हैं, तो पहला और तीसरा भी आपस में सिमिलर होगा। और ये चीज भी ध्यान रखो कि ये सिर्फ ट्राइंगल्स में नहीं होगा, ये हर एक पॉलीगॉन्स में ऐसा होगा कि अगर 2 फिगर यहाँ आपस में सिमिलर हैं, 2 फिगर यहाँ आपस में सिमिलर हैं, तो पहला और तीसरा भी आपस में सिमिलर होगा, ठीक है। अब कैसे भी बना के देख लेना, हमेशा यही कंडीशन आएगी, ठीक है। तो ये आप एक बार ध्यान रखेंगे इस चीज का, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये कुछ क्वेश्चन हैं आपके लिए, ठीक है। अब जिनका आंसर देना आपके लिए बहुत ईजी है। आर ऑल सर्कल सिमिलर? हमारा डिस्कशन ऑलरेडी हो चुका है कि हाँ सारे ही सर्कल जितने भी आप देखोगे वे सिमिलर ही होंगे, ठीक है, क्योंकि सिर्फ साइज डिफरेंट होगा, शेप तो उनका सर्कल ही होगा। आर ऑल स्क्वायर्स सिमिलर? सारे ही जितने भी स्क्वायर्स हैं क्या वो सिमिलर होंगे? बिल्कुल, ठीक है, क्योंकि एंगल्स जो होंगे वो स्क्वायर में तो हमेशा 90 डिग्री होता है, ठीक है। साइड स्क्वायर में 4 ही होंगी, ठीक है। तीसरी चीज क्या हम चेक करते हैं? साइड। हाँ साइड 2 स्क्वायर अगर कंपेयर करोगे तो एक की अगर साइड A है दूसरे की B है तो चारों साइड जो है A और B, चारों साइड का जो रेशो है वो A/B ही आएगा, ठीक है। तो हाँ आर ऑल इक्विलैटरल ट्राइंगल्स आर सिमिलर, ठीक है। अब ये तो वही बात हो गई, इतना सारा हमने एक ट्राइंगल पढ़ा है तो ये तो सारा सा क्वेश्चन है। इक्विलैटरल ट्राइंगल इसका मतलब तीनों साइड्स बराबर है, तीनों साइड्स अगर बराबर होती है तो तीनों एंगल्स भी बराबर होते हैं, तो हाँ बिल्कुल ये जो है सिमिलर होंगे, ठीक है। चलो अब हम लोग जो है कुछ रिवीजन करते हैं हमारी पिछली क्लासेस का, ठीक है। पुरानी हमने क्लासेस में कुछ पढ़ रखा है जो इस चैप्टर में यूज होने वाला है वो हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। क्यों जरूरी? क्योंकि होता है कुछ बच्चे होते हैं जिन्होंने पिछली क्लासेस में पढ़ाई करनी रखी होती है या फिर पढ़ाई करी भी होगी तो अभी उनको वो कंसेप्ट याद नहीं होते होंगे, और उसी कंसेप्ट पे बेस्ड है ये जो आगे के चैप्टर्स है। जैसे हम अभी बीपीटी और थेल्स थ्योरम पढ़ने वाले हैं,
तो उसी में ये कंसेप्ट यूज होते हैं, फिर उनको वो कंसेप्ट समझ में नहीं आता है, फिर उनको थेल्स भी समझ में नहीं आती है, बीपीटी भी उन्हें समझ में नहीं आती है, तो फिर वो बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। तो हम क्या करते हैं, हमने बोला है कि हम आपको बिल्कुल बेसिक से पढ़ाएंगे, मतलब किसी ने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तो उसको भी सारी चीजें समझ में आए, ठीक है। तो हम शुरू से अभी तक वैसे ही पढ़ते आ रहे हैं, तो थेल्स थ्योरम या फिर बीपीटी भी हम बिल्कुल वैसे ही पढ़ेंगे। तो जो जो भी कंसेप्ट बीपीटी में यूज होने वाला है उसको हम पहले ही यहां से क्लियर करके चलते हैं, ठीक है। अब सबसे पहला कंसेप्ट है कि किसी भी ट्राइंगल का हम एरिया कैसे निकालते हैं, ठीक है। अलग अलग मेथड है एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के, हम यहां पे एक मेथड की बात करेंगे, ठीक है। कौन सा मेथड? जो होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। अब ये एक फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल का, ठीक है। फॉर्मूला तो लगभग सबको पता रहता है, ठीक है, लेकिन इस फॉर्मूले की कुछ कंडीशंस होती हैं, वो हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। अब इसमें जो एरिया हमें निकालना है, ठीक है, ये हम कैसे निकालते हैं, ठीक है। क्या करना है, फॉर्मूले में क्या क्या है, 1/2 है, ठीक है, उसकी कोई टेंशन नहीं है। एक b है और एक h है, तो हर केस में b क्या होगा, h क्या होगा, वो हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। मैं इस साइड को नाम दे रहा हूं 1, मैं इस साइड को नाम दे रहा हूं 2, मैं इस साइड को नाम दे रहा हूं 3, ठीक है। तो अब b और h कैसे कैसे वेरी करेंगे वो हम देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं फर्स्ट कंडीशन लेता हूं, उसको मैं ग्रीन कलर से लेता हूं, कि अगर मैंने जो है इस साइड को बेस मान लिया, ठीक है, ट्राइंगल में हाफ बेस इंटू हाइट होता है, तो किसी एक साइड को हमें बेस मान लेना है, उसके हिसाब से फिर इस फॉर्मूले में रख के हमें एरिया निकालना है। तो हम क्या कर सकते हैं, या तो इसको बेस मान लो, या इसको बेस मान लो, या इसको बेस मान लो, किसी को भी बेस मान सकते हो, ठीक है। हमने क्या किया, हमने पहली बार इसको बेस माना, ठीक है। अब एक बार अगर हमने इसको बेस मान लिया, ठीक है, तो फॉर्मूले में हमें क्या पता है, 1/2 पता है, ठीक है। बेस हमने मान लिया कि ये बेस है, ठीक है। अब फॉर्मूले में हमें चाहिए क्या, हाइट, ठीक है। तो अगर बेस हमने निकाल लिया है तो हाइट हम कैसे निकालेंगे, हाइट हम कैसे निकालेंगे उसका तरीका देख लो। हाइट निकालने के लिए क्या करना होता है, जो भी आपने बेस मान रखा है, जो भी आपने बेस मान रखा है उसके अपोजिट का वर्टेक्स पकड़ना है। क्या पकड़ना है, जो भी बेस माना है उसके अपोजिट का वर्टेक्स पकड़ लेना है। तो ये वर्टेक्स हमने पकड़ा। अब एक ऐसी लाइन बनानी है, एक ऐसी लाइन बनानी है जो ये जो बेस वाली लाइन है इसको ये परपेंडिकुलर इस पे डाल दें इस तरीके से, ठीक है। मतलब ऐसी इस वर्टेक्स से एक ऐसी लाइन बनानी है जो बी के परपेंडिकुलर हो, तो वो लाइन ऐसी बनेगी, ठीक है, ऐसी बनेगी वो लाइन। तो अब ये जो लाइन है, ये जो परपेंडिकुलर लाइन है, इसी को हम एच बोलेंगे, ठीक है। एच समझ में आया क्या होगा, हमेशा जिसको आपने बेस समझ लिया है उसके अपोजिट वाले वर्टेक्स से एक परपेंडिकुलर आएगा, किस पे आएगा, बेस पे आएगा, तो वो जो लेंथ है वो हमेशा क्या होगी, एच होगी, ठीक है। बस इतनी सी बात समझनी। क्या समझनी है कि कोई ट्राइंगल है, उसमें हमें एरिया निकालना है, तो हमें जरूरत पड़ेगी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट की। हाफ हमें पता है क्या होता है, बेस हमने किसी एक साइड को मान लिया है। अब एक बार इसको अगर बेस फिक्स कर दिया तो हाइट निकालने के लिए क्या करेंगे, बेस के अपोजिट वाला वर्टेक्स ले लेंगे और वहां से एक परपेंडिकुलर डालेंगे किस पे, बेस पे, और वो जो लेंथ होगी उसको हम एच बोल देंगे, तो ये हमारा एरिया निकल जाएगा, ठीक है। चलो ये तो हुई पहले कंडीशन की बात। अब हमने क्या किया, अब मैं रेड कलर में बना देता हूं। अब मान लो हमने क्या किया, हमें इसको बेस नहीं लेना, हमें क्या करना है, हमें तो ये वाली बेस चाहिए। हमें फॉर्मूला इसको बेस मानते हुए लिखना है, कोई बात नहीं, इसको बेस मानते हुए भी लिख देंगे। हमने 1/2 किया, अब इसको हमने बेस लिखा, ठीक है। अब हमने ये बेस मान लिया, तो इसको हमने बेस मान लिया। कुछ नहीं करना है, आपको ट्राइंगल को पलटा देना है, ट्राइंगल को एक बार इस बेस पे लेटा देना है, तो आपको ट्राइंगल इस तरीके से दिख जाएगा। वापस से सेम केस, नहीं भी लेटाना है तो आप क्या करो, कंसेप्ट का यूज करो। क्या कंसेप्ट था, बेस आपने मान लिया है। अब एच के लिए क्या करेंगे, बेस के अपोजिट वाला वर्टेक्स पकड़ेंगे। क्या करेंगे, बेस के अपोजिट वाला वर्टेक्स पकड़ेंगे, ये पकड़ा। अब इस वर्टेक्स से बेस के ऊपर परपेंडिकुलर डालेंगे, तो ये वाली जो लेंथ होगी एच वो यहां लिख देंगे, तो भी एरिया ऑफ ट्राइंगल आएगा।
तो भी एरिया ऑफ ट्राइंगल ही आएगा। अब बस बात यह है कि इसको अगर B1 मान लो, इसको H1 मान लो, तो यहाँ पे B1 और H1 आएगा। अब ये वाला बेस आएगा और ये वाला H1 आएगा, अब ये वाला नहीं आएगा। ठीक है, तो एक बार बेस फिक्स किया तो H किस तरीके से निकलेगा, इस तरीके से। ठीक है, अब कोई तीसरा बंदा आया, उसको बोला नहीं हम मुझे इन दोनों को बेस नहीं लेना, मुझे इसको बेस लेना है, ये वाला बेस लेना है, तो ठीक है इसको बेस ले लो। तो फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या आएगा, 1/2 तो आएगा ही। अब हमने ये वाला बेस ले लिया तो ये वाला बेस, अब उसने अगर ये वाला बेस लिया है तो क्या करना है, इसके अपोजिट वाला वर्टेक्स को पकड़ना है। तो ये वाला कौन सा वर्टेक्स पकड़ेगा, ये वाला वर्टेक्स, इस वर्टेक्स को पकड़ेगा और एक परपेंडिकुलर डाल देगा, किस पे, बेस पे। बेस पे परपेंडिकुलर डाला तो अब ये वाली जो हाइट मिलेगी इसको H2 बोल दो, तो फॉर्मूला क्या आएगा, H2। आप चाहे इस फॉर्मूले से निकालो या इस फॉर्मूले से निकालो या इस फॉर्मूले से निकालो, क्योंकि एरिया तो बराबर ही होगा ना, इस ट्राइंगल का एरिया थोड़ी डिफरेंट कर जाएगा, आपके निकालने का तरीका अलग है लेकिन एरिया की वैल्यू तो वही है इस ट्राइंगल में, तो तीनों ही वैल्यूज जो है बराबर आएंगी। ठीक है, तो हमने अलग अलग तरीके देखे एक ट्राइंगल में एरिया हम कैसे निकालते हैं। ठीक है, अगर आप इसको बेस ले लो तो हाइट ऐसे निकलेगी, अगर आप इसको बेस ले लो तो हाइट ऐसे निकलेगी, अगर आप इसको बेस ले लो तो हाइट ऐसे निकलेगी, कैसे भी बेस लो हाइट आप निकाल सकते हैं। ठीक है, अब मैं एक दूसरी कंडीशन पे जाता हूं, ठीक है, मान लो आपका जो ट्राइंगल है वो इस तरीके का कुछ ट्राइंगल है, इस तरीके का अब वो ट्राइंगल है। ठीक है, अब आपने क्या किया कि अब मान लो आपकी मर्जी है, आप कुछ भी बेस ले सकते हो। ठीक है, लेकिन आपने मान लो बेस भी ये वाला ले लिया, अब ये वाला बेस ले लिया। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, बेस के अपोजिट वाला वर्टेक्स लेना है, चलो ये वाला वर्टेक्स ले लिया। अब क्या करते हैं, वर्टेक्स से बेस के ऊपर परपेंडिकुलर डालते हैं। ठीक है, चलो तो हम क्या करते थे, हम ऐसे करते थे, ऐसे लाइन जोड़, लेकिन किसी भी एंगल से ये परपेंडिकुलर तो नहीं है, 90 डिग्री का एंगल नहीं बना रहा है। ठीक है, कोशिश करते कहाँ बनाएगा, ऐसे अगर बनाएंगे तो बनाएगा, नहीं बना रहा है, ऐसे करेंगे तो क्या बना रहा है, नहीं बना रहा है, मतलब बेस पे कहीं भी हम जो है परपेंडिकुलर नहीं डाल पा रहे हैं। ठीक है, नहीं डाल पा रहे हैं, बेस पे हम परपेंडिकुलर डाल ही नहीं पा रहे हैं, वो वर्टेक्स इस तरीके से आ गया है। तो अब हम क्या करेंगे, अब एरिया निकालने के लिए क्या किया जाता है, कि बेस को थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया जाता है, जितनी हमें जरूरत हो किसी भी डायरेक्शन में आप एक्सटेंड कर दो बेस को। ठीक है, बेस को अगर आपने एक्सटेंड कर दिया तो हाँ, अब जो वर्टेक्स है, अब वर्टेक्स जो है परपेंडिकुलर डल सकता है। कैसे डलेगा, ये अगर वर्टेक्स है तो यहां से अब ये वाला परपेंडिकुलर डलेगा इस तरीके से। ठीक है, क्योंकि यहां से इधर जाएगा तो ये ऐसे टेढ़ा होने लगेगा, इधर जाएगा तो ऐसा परपेंडिकुलर आएगा, तो सिर्फ एक ही परपेंडिकुलर पॉसिबल है। अगर बेस को हम एक्सटेंड कर दें तो यहां से ऐसा परपेंडिकुलर फिर डल सकता है, तो ये हो जाएगा H। अब इस एरिया, ये जो ट्राइंगल है इसका एरिया कैसे निकलेगा, हाफ, बेस हमने ये वाला ले लिया, अब जो H है वो ये वाली वैल्यू रहेगी, कौन सी, ये वाली लेंथ, ये जो लेंथ है इसको हम H बोलेंगे। अब जो एरिया है वो इस तरीके से निकलेगा, किस तरीके से, अगर डायरेक्टली आप बेस पे जो है परपेंडिकुलर नहीं डाल पा रहे हैं तो बेस को आपको एक्सटेंड करना पड़ेगा, और एक्सटेंड करके फिर आप परपेंडिकुलर हाइट इस तरीके से निकालेंगे। ठीक है, तो दो केस आएंगे, या तो आप बेस पे परपेंडिकुलर डाल पाएंगे या नहीं डाल पाएंगे, तो बेस को आप एक्सटेंड कर लेंगे, तो एक्सटेंड कर लेंगे तो इजीली फिर डाल पाएंगे। ठीक है, कैसा भी ट्राइंगल बना के देख लेना, या तो आप डायरेक्टली बेस पे जो है वो बना दोगे परपेंडिकुलर, या फिर एक्सटेंड करके तो आप बना ही लोगे, मतलब परपेंडिकुलर हाइट जो चाहिए आपको वो आप ढूंढ ही लोगे कैसे ना कैसे। ठीक है, तो इस तरीके से इस ट्राइंगल का जो है एरिया हम निकालते हैं। ठीक है, थोड़ा सा और हम इस पे बात कर लेते हैं कि जब भी ये अगर बेस है, अगर ये जो एंगल है लेस देन 90 डिग्री होगा, मतलब एक्यूट एंगल होगा, तो हमें परपेंडिकुलर जो है इसी बेस पे मिल जाएगा, परपेंडिकुलर जो है हमें इसी बेस पे मिल जाएगा। लेकिन जब भी ये एंगल ऐसा हुआ कुछ, एक मिनट,
ये ट्राइंगल ऐसा था। जब भी ये एक्यूट एंगल होगा तो हमें जो है यहीं पे क्या मिल जाएगा, परपेंडिकुलर मिल जाएगा। लेकिन अगर ये एंगल ऐसा ऑब्ट्यूज आ गया, मतलब 90 डिग्री से ज्यादा आ गया, तो हमें वर्टेक्स पे इस तरीके से एक्सटेंड करके परपेंडिकुलर डालना पड़ेगा। समझ में आ गई क्या बात? ध्यान दी आपने कि जब भी ये ऑब्ट्यूज एंगल है तो आपने क्या किया, बेस पे ही परपेंडिकुलर डाल दिया। लेकिन अगर ये 90 डिग्री से ज्यादा एंगल आ गया इस तरीके से, तो आपको एक्सटेंड करना पड़ेगा, उसके बाद आप परपेंडिकुलर डाल पाएंगे और उसके बाद आप एरिया निकाल पाएंगे। समझ में आया? तो अलग अलग ट्राइंगल्स हैं, उनके एरिया कैसे निकलते हैं वो मैंने बता दिया। ठीक है, ठीक है, चलो। तो हम लोगों ने जो है एरिया ऑफ ट्राइंगल का हर एक केस देख लिया है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब देखो एक दूसरी चीज, एक दूसरा कंसेप्ट बता रहा हूं। ठीक है, कौन सा कंसेप्ट बता रहा हूं कि यहां पे ये एक लाइन है, यहां पे ये एक लाइन है। ठीक है, दो पैरेलल लाइंस की बात की जा रही है। ठीक है, दो पैरेलल लाइंस की बात की जा रही है और उसमें भी क्या किया है, उसमें एक बेस को हमने फिक्स कर लिया है कि हाँ भैया बेस हमेशा यही होगा, बेस जो है वो हमेशा यही होगा। ठीक है, अब इस बेस को पकड़ते हुए हम अलग अलग ट्राइंगल्स बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इस बेस को पकड़ते हुए हम अलग अलग ट्राइंगल्स बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो कैसे कैसे ट्राइंगल बनेंगे वो मैं आपको बताता हूं। ट्राइंगल हो सकता है कि इस तरीके से बने। ठीक है, इन दोनों लाइंस के बीच के ही ट्राइंगल बनाने हैं बस। ठीक है, इन दोनों लाइन के बीच में कैसा ट्राइंगल हम बना सकते हैं वो देखना है। ठीक है, मतलब जो वर्टेक्स है वो इस पैरेलल लाइंस पे आए और जो बेस है वो इस लाइन पे आए, मतलब जो इन दोनों लाइंस के बीच के ट्राइंगल्स हैं वो सारे ट्राइंगल्स हमें देखना है। एक ट्राइंगल हमने ये देखा। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला लिखते हैं, क्या होगा, हाफ होगा, और बेस हमने यही फिक्स कर रखा है तो यही होगा। और h की वैल्यू क्या आएगी, h की वैल्यू क्या आएगी, अगर यहां से हम परपेंडिकुलर डालेंगे, तो h की वैल्यू क्या आएगी, ये h की वैल्यू है, ये वही वैल्यू है जो इन पैरेलल लाइंस के बीच में डिस्टेंस है। इन पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस है h। मान लो ये मान के ही रख लिया मैंने कि ये कितनी है, h। तो हाँ, इस ट्राइंगल का एरिया आया ये वाला। ठीक है, ये वाला आया। अब मैं एक काम करता हूं, बेस तो हमारी फिक्स है, मैं कोई दूसरा ट्राइंगल बनाता हूं, इस तरीके से। अब फॉर्मूला लिखता हूं, तो अब फॉर्मूला क्या आएगा, हाँ हाफ तो आता ही है, बेस भी यही वाला आएगा क्योंकि बेस हमें यही लेना है हमेशा। अब हाइट देखता हूं, तो हाइट क्या आएगी, मैं इस बेस को जो है ऐसे अब एक्सटेंड करूंगा और फिर यहां से एक परपेंडिकुलर आएगा। तो इस केस में भी जो h आएगा वो वही h होगा जो इन पैरेलल लाइंस के बीच की डिस्टेंस है। कौन सी लाइंस की डिस्टेंस है, इन पैरेलल लाइंस की डिस्टेंस है जो h। तो h, तो ये भी वही हुआ, हाफ b इंटू एच, ये भी वही है, हाफ b इंटू एच, ये भी वही है। मतलब ये वाला जो ट्राइंगल बना इसका एरिया भी वही आया, ये वाला ट्राइंगल बनेगा उसका एरिया भी यही आएगा। बड़ा अच्छा कोइंसिडेंस है। चलो मैं और ट्राइंगल बनाता हूं। मान लो मैं इस तरीके का ट्राइंगल बनाता हूं, इसमें भी बेस यही है, हाफ बेस इंटू हाइट, हाइट फिर भी यही आएगी, यहाँ कुछ परपेंडिकुलर डलेगा और उस h की वैल्यू कितनी होगी, यही होगी जो इन पैरेलल लाइंस के बीच की डिस्टेंस है h, तो भी यही होगी। अगर मैं कुछ इस तरीके का ट्राइंगल बना दूं, अब मैंने बड़ा अलग ट्राइंगल बनाया है, अब शायद जो है अलग हाइट आएगी। अब क्या होगा, अब मैं लिखता हूं हाफ और बेस तो यही है, अब h क्या होगा, अच्छा यहां से ऐसा परपेंडिकुलर डलेगा बेस पे, ये मैंने बेस को एक्सटेंड किया ऐसा परपेंडिकुलर, यार h तो अभी भी वही आ रहा है। तो भैया h तो वही आएगा क्योंकि h वही आएगा जो इन पैरेलल लाइंस की डिस्टेंस है और पैरेलल लाइंस की जो डिस्टेंस है हमेशा h रहेगी, तो h तो अब भी वही आएगा। ऐसे कैसे, मैं कोई ट्राइंगल तो बना ही लूंगा ऐसा जिसमें जो है h की वैल्यू अलग दिखे। ऐसा बनाऊं, ऐसा बनाऊंगा तो भी तो डिस्टेंस ये परपेंडिकुलर अगर डाला तो भी h ही आएगा। मैं ऐसा बनाऊंगा तो भी ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस h ही आएगा। अगर मैं ऐसा ट्राइंगल बनाऊं, ऐसा ये यहाँ पे,
तो भी ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस h ही आएगा। समझे कुछ? मतलब पैरेलल लाइंस के बीच में कोई भी ट्राइंगल बना लो, अगर बेस आपने फिक्स कर दी है, हाफ ऑलरेडी फिक्स है, बेस आपने फिक्स कर दिया, और पैरेलल लाइंस के बीच में डिस्टेंस तो हमेशा ही सेम रहता है, मतलब हाफ बेस इनटू हाइट जो रहेगा थ्रू आउट द पैरेलल लाइंस कांस्टेंट रहेगा अगर आपने एक बेस को फिक्स कर दिया है। ठीक है, सिर्फ एक बेस फिक्स करने से क्या हो गया कि पूरे जितने भी ट्राइंगल्स बनेंगे अब इन दोनों पैरेलल लाइंस के बीच में, उनका एरिया हमेशा सेम रहेगा। क्या स्टेटमेंट है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल बिटवीन टू पैरेलल लाइंस आर इक्वल इफ बेस इज सेम। अगर बेस आपने सेम कर दी है, बेस आपने फिक्स कर दी है, तो अब कितने भी ट्राइंगल्स बना लो, उन सारे ट्राइंगल्स का एरिया सेम ही रहेगा, और वो क्या रहेगा? हाफ बेस इनटू हाइट। ठीक है, बस ये कंसेप्ट हमें समझना था। ठीक है, चलो, तो अभी तक हमने क्या क्या कंसेप्ट सीखा? अभी हमने सीखा कि हम एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे निकालते हैं। दूसरी चीज हमने ये देखी कि हाँ, पैरेलल लाइंस के बीच में अगर कुछ अलग अलग ट्राइंगल्स आप बना लो तो उनका एरिया हमेशा सेम आता है। ये दो कंसेप्ट अगर आपने समझ लिए तो आपने बीपीटी जो है, थेल्स थ्योरम, जिससे बच्चे बहुत घबराते हैं, वो आराम से अब समझ में आएगा सब कुछ। ठीक है, चलो अब उसको भी देख लेते हैं वो क्या चीज है। ठीक है, तो क्या बोला था थेल्स भाई साहब ने? इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू लाइंस in distinct points the other two sides are divided in the same ratio। ठीक है, क्या कहने का मतलब है वो हम समझ लेते हैं। ठीक है, किसी ट्राइंगल की बात कर रहा है, हम ट्राइंगल बना लेते हैं। ठीक है, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल, ठीक है, किसी भी एक साइड को पकड़ना है, उससे पैरेलल एक लाइन बनाना है। ठीक है, इससे पैरेलल हम यहाँ एक लाइन बनाते हैं इस तरीके से। कहीं भी बना सकते हो, यहाँ बना सकते हो, यहाँ बना सकते हो, यहाँ बना सकते हो, कहीं भी बना सकते हो, बस ये इसके पैरेलल बनाना है। ये अगर A है, ये अगर B है, ये अगर C है, तो मान लो BC के पैरेलल एक लाइन बनाओ। हो सकता है किसी को चाहिए नहीं BC के पैरेलल नहीं बनाना, AC के पैरेलल बनाना, हाँ इस तरीके की लाइन बन जाएगी। बात एक ही है, ट्राइंगल को उस तरीके से लेटा देंगे तो ऐसा ही ट्राइंगल दिखेगा। ठीक है, करना क्या है, किसी एक लाइंस के पैरेलल में एक लाइन बनाई। ठीक है, if a line is drawn parallel to one side of a triangle to intersect the other two sides। ठीक है, अब अगर यहाँ एक ऐसी लाइन बनाएंगे तो बाकी की जो दो साइड है उसको कहीं ना कहीं तो इंटरसेक्ट करेगी, ये बात तो पक्की है। ठीक है, क्योंकि इसके पैरेलल, इसके नीचे तो लाइन नहीं बना रहे हैं अपन क्या कर रहे हैं, इसके पैरेलल ऊपर लाइन बना रहे हैं। तो ऊपर लाइन बना रहे हैं तो कहीं ना कहीं दो पॉइंट पे तो कट करेगी। ठीक है, तो दो पॉइंट पे कट करा। ठीक है, तो ये पॉइंट आप कुछ भी मान लो। ठीक है, मान लो ये ABCD, ये ABC और ये D है और ये आपका E है। ठीक है, इस तरीके से एक पैरेलल लाइन बनाई जिनको दो पॉइंट पे कट कर दिया। ये पॉइंट D है, ये पॉइंट E है। ठीक है, कट तो करेगी, तो वो दो पॉइंट पे कट कर दिया। अब उनने बोला कि अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो, मतलब कि जो दोनों साइड्स हैं जो कट हुई हैं वो सेम रेशियो में डिवाइड हुई हैं। सेम रेशियो में डिवाइड होने का मतलब है कि ये और ये जिस रेशियो में कटा है, ये और ये उसी रेशो में कटा है। मतलब अगर हम देखें AD/DB जो है, इस साइड का जो रेशो है कटने का, इस साइड के रेशो के बराबर है। ठीक है, किस तरीके से, ये जो लाइन है इसको इंटरसेक्ट किया तो ये दो में डिवाइड हो गई। तो किस तरीके से डिवाइड हुई है, सेम रेशो में। सेम रेशो का मतलब है कि AD/DB, मतलब ये जिस हिस्से में कटी है, जिस प्रोपोर्शन में कटी है, उसी प्रोपोर्शन में ये कटी है। मतलब AD/DB जो है वो AE/EC के बराबर है। ये स्टेटमेंट दिया। कब है ऐसा, जब एक लाइन के पैरेलल में एक लाइन बनाई जाए, किसी एक साइड के पैरेलल में लाइन बनाई जाए, तो जो दोनों साइड कटेंगे ना, उनके बारे में ये बात हो रही है। किसके बारे में बात हो रही है, उस साइड के कटने की बात नहीं हो रही कि जिसके पैरेलल में लाइन बनाई। इसके पैरेलल में अगर लाइन बनाएंगे तो ये साइड कैसे कटेगी, इसके पैरेलल में या तो ऊपर लाइन बनाएंगे या नीचे लाइन बनाएंगे। तो इसके पैरेलल में अगर ऊपर लाइन बनाई है तो कौन सी दो साइड कटेंगी, ये वाली। ठीक है, इस तरीके से। तो ये जो इनका जो रेशो है वो रेशो सेम होता है। मतलब AD/DB AE/EC, मतलब जो ये दो टुकड़े में ये डिवाइड हुई है, दो टुकड़े में ये डिवाइड हुई है, तो कहने का मतलब ये है कि इसके जो डिवाइड होने का रेशो है वो इसके डिवाइड होने के रेशो के बराबर है। मतलब AD/DB AE/EC के बराबर आएगा। ये डायरेक्टली बोल दिया किसने, थेल्स ने। ठीक है, चलो, तो हम ये तो समझ गए आपने बोला क्या। ठीक है, अब हम ये समझते हैं कि आपने किस बेसिस पे ये बोल दिया। ठीक है, आपने कुछ तो
थ्योरम लगाई होगी ना जिस पे ये बोला है, तो हम उस थ्योरम का अब प्रूफ समझ लेते हैं। ठीक है, तो ये हम उसका प्रूफ अब करते हैं, हम प्रूफ कर देते हैं थेल्स ने जो बोला था वो क्यों बोला था। ठीक है, चलो, तो ये इस तरीके का ट्राइंगल था ABC और ये DE पैरेलल लाइंस है जो बनाई गई है। किसके पैरेलल बनाई है? BC के पैरेलल बनाई है। कट किस किस को कर रही है? AB को और AC को, तो सेम रेशो में डिवाइड कर रही है। ठीक है, तो अब हम वो सारी चीजें लिख देते हैं जो जो हमें दिख रही हैं। ठीक है, तो हमें प्रूफ क्या करना है? प्रूफ क्या करना है हमें? AD अपॉन DB किसके बराबर है? AE अपॉन EC के। बस ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, ये हमने कहीं साइड में लिख के रख लिया, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, ठीक है, ये मैंने लिख के रख लिया कि भैया ये प्रूफ करना है। ठीक है, चलो अब प्रूफ क्या करें? ठीक है, किस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे, कैसे चीजें चलेंगी, उस चीजों को ध्यान देते हैं। ठीक है, मुझे 4 साइड चाहिए। मुझे क्या क्या साइड चाहिए मुझे प्रूफ करने के लिए? मुझे AD चाहिए, मुझे DB चाहिए, कहीं ना कहीं मुझे इनको इक्वल करना है तो मुझे ये कहीं ना कहीं चाहिए, AE मुझे चाहिए, ठीक है, और EC मुझे चाहिए। ये 4 साइड मुझे चाहिए। ठीक है, मैं इन 4 साइड को देख लेता हूं। ये है AD मेरे पास, ये है मेरे पास AD और DB, ये है मेरे पास DB, मुझे ये भी चाहिए, मुझे फिर AE चाहिए, ये वाली चाहिए, और ये मुझे फिर EC चाहिए। ठीक है, ये 4 साइड है, मुझे कहीं ना कहीं ये चाहिए अपने पास, जिनका मैं कुछ कैलकुलेशन करूं तो ये रेशो निकल के आए। ठीक है, किस तरीके से आगे बढ़ना है समझ में आया? ठीक है, अब मैंने बताया है कि थेल्स थ्योरम किस तरीके से प्रूफ की गई है। एरिया ऑफ ट्राइंगल के कंसेप्ट पे प्रूफ की गई है। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है? हाफ बेस इनटू हाइट। ठीक है, तो हमें करना क्या है? हमें इसमें कुछ ट्राइंगल्स ढूंढने हैं। ठीक है, अब ट्राइंगल क्या क्या दिख रहा है हमें? हमें ट्राइंगल दिख रहा है, एक तो ADE दिख रहा है। ठीक है, हाँ ADE दिख रहा है। ADE ट्राइंगल दिख रहा है तो ये लाइन तो मेरे को मिल जाएगी उसमें ADE में, लेकिन मेरे को अगर BD लाइन चाहिए, BD लाइन चाहिए, EC लाइन चाहिए, AE भी मेरे को ADE में मिल जाएगा, ADE भी जो है इस ट्राइंगल में मुझे AE भी मिल जाएगा। मतलब मेरे को चाहिए कौन कौन सी थी? ये चारों साइड चाहिए थी, ये वाली और ये वाली तो मेरे को दिख रही है कि मेरे को कहीं ना कहीं मिल जाएंगी फॉर्मूले में। मैं BD और EC का कोई फॉर्मूला नहीं बना पाऊंगा अभी इस केस में। ठीक है, क्योंकि BD के लिए मुझे कोई ट्राइंगल नहीं दिख रहा है जिसमें BD आता हो, कोई भी ट्राइंगल नहीं दिख रहा है मुझे जिसमें EC आता हो। ठीक है, तो चलो अब मुझे क्या चाहिए? BD चाहिए और EC चाहिए। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा? मैं एक काम करता हूं, मुझे चाहिए ट्राइंगल, तो मैं एक काम करता हूं, मैं BE को ज्वाइन कर देता हूं। ठीक है, तो इस तरीके से मुझे क्या मिलेगा? EC मिल जाएगा ट्राइंगल में, और DC को भी ज्वाइन कर ही देते हैं। ठीक है, हाँ अब मुझे बहुत सारे ट्राइंगल मिल गए जिसमें BD भी आएगा और EC भी कहीं ना कहीं आ जाएगा। ठीक है, अब मुझे ट्राइंगल्स मिल गए। ठीक है, चलो अब मैं अपनी चीजों को आगे बढ़ाता हूं। ठीक है, कंस्ट्रक्शन में शुरू में ये हम कंस्ट्रक्शन करते हैं, लॉजिक उसका समझ में आया क्यों करते हैं? इसीलिए करते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं हमें BD और EC चाहिए, और BD और EC का कहीं पे भी हमें ट्राइंगल नहीं दिख रहा था ओरिजिनल डायग्राम में, तो हमने इस तरीके से ज्वाइन कर दिया। हाँ अब ट्राइंगल हमें दिख रहा है, अब हम कुछ ना कुछ कैलकुलेशन करके यूज कर सकते हैं। चलो हम आगे बढ़ते हैं, है ना, हम जो है आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब मुझे ज्यादा टेंशन किसकी है? मुझे टेंशन है BDE की और EC की। ठीक है, चलो तो मैं एक काम करता हूं, मैं ये वाला ट्राइंगल ले लेता हूं BDE के लिए। कौन सा ट्राइंगल? ये वाला ट्राइंगल BDE के लिए ले लेता हूं। ठीक है, ये ट्राइंगल मैंने ले लिया BDE। ठीक है, चलो ट्राइंगल BDE मैंने ले लिया। मैंने क्या ले लिया? ट्राइंगल BDE ले लिया। ठीक है, चलो अब मुझे क्या करना है? शुरू में मैंने बोला एरिया ऑफ ट्राइंगल हमें निकालना है, उसी से हमें खेलना है। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है? हाफ बेस इनटू हाइट, ये कहीं ना कहीं होता है, ये हमें पता है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है? मुझे चाहिए DB, मुझे चाहिए DB या फिर BD अपनी इक्वेशन में। तो मैं क्या करूंगा? इसी को बेस मानूंगा। तो एरिया ऑफ BD क्या आएगा? हाफ इनटू बेस। बेस क्या है? BD। ये मैंने लिख दिया। अब अगर मैं इसके h की बात करूं, अगर मैं इसके h की बात करूं तो हमने h निकालना अभी पिछली स्लाइड में ही देख लिया था कैसे निकालते हैं। ये ट्राइंगल किस तरीके का है? कुछ इस तरीके का ट्राइंगल है,
इस तरीके का कुछ ये ट्राइंगल है, ये हमारा बी है, ये हमारा डी है, ये हमारा ई है, और ये हमने बेस मान लिया है। क्यों लिया है इसको हमने बेस? क्योंकि बी डी हमें चाहिए, बी डी हमें हमारे जो हमें प्रूव करना है उसमें चाहिए। अगर मैंने इसको बेस लिया है, इसको बेस लिया है, तो इसके अपोजिट वाले वर्टेक्स को मुझे पकड़ना होगा और यहां से एक परपेंडिकुलर डालना पड़ेगा। किस साइड डलेगा परपेंडिकुलर? इधर तो कहीं डलेगा नहीं, ये ऑब्ट्यूज एंगल वाला ट्राइंगल है। अभी हमने केस देखा था परपेंडिकुलर डलेगा कुछ इस तरीके से, और बेस को जब हम एक्सटेंड करेंगे, बेस को एक्सटेंड करेंगे तो इस तरीके से कुछ परपेंडिकुलर डलेगा। इस तरीके से अगर ये परपेंडिकुलर डल रहा है तो उस डायग्राम में अब मैं आपको लेके जाता हूं। तो ये रहा ई, ये है ई, बेस को एक्सटेंड करके ये जो डी ए है ये एक्सटेंडेड बेस ही है। बीडी को जब एक्सटेंड किया गया है तो ही डी ए आया है। तो मैं क्या करूंगा, यहां ई से अपना एक परपेंडिकुलर डाल दूंगा, ठीक है। मान लो ये यहां पे एल पे इसने कट किया है परपेंडिकुलर, ठीक है, ये एल है, ठीक है। तो हाँ, अब मुझे ट्राइंगल बी डी ई के लिए एच मिल गया है जो है एल इंटू ई, ठीक है, एल इंटू ई। चलो ये वाला ट्राइंगल हमने समझ लिया। भैया बी डी ई का एरिया तो निकल चुका है। अब मुझे कहीं ना कहीं अपने फॉर्मूले में क्या चाहिए, ईसी भी चाहिए। ईसी के लिए ही मैंने ट्राइंगल बनाए थे। चलो ईसी को देख लेते हैं। अब ट्राइंगल देख लेते हैं ईसी। कौन से ट्राइंगल में ईसी आएगा? ईसी के लिए मैं ऐसा ही एक ट्राइंगल ले लेता हूं, ये वाला, ठीक है। ये वाला मैंने ट्राइंगल लिया, सेम मुझे ट्राइंगल क्या मिला, DEC, DEC, ठीक है। DEC अगर मैंने ले लिया तो अब ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट, ठीक है। चलो 1/2 में तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब बेस क्या लेंगे, बेस EC ही तो लेंगे। क्यों लेंगे? क्योंकि EC हमें फॉर्मूले में चाहिए था, इसीलिए तो हमने ट्राइंगल बनाया है। EC मुझे फॉर्मूले में चाहिए था, इसीलिए मैंने ट्राइंगल बनाया है। तो EC को तो मुझे बेस बनाना ही पड़ेगा, मेरी मजबूरी है, क्योंकि इसीलिए तो मैंने ट्राइंगल बनाया था कि कहीं ना कहीं से फॉर्मूले में मुझे जो मुझे EC चाहिए वो मिल जाए। अब EC को मैं बेस बनाऊंगा, EC को मैं बेस बनाऊंगा, ठीक है। हर एक स्टेप का लॉजिक आपको पता होना चाहिए, तभी जो है इस टाइप की जो थ्योरम्स हैं वो आपको समझ में आती है। नहीं तो बच्चा क्या करता है, हर बच्चा जो थेल्स थ्योरम पढ़ता है वो सिर्फ याद करता है। क्या याद करता है? हाँ, हमको ऐसे ज्वाइन करना है, पहले ही कंस्ट्रक्शन में लाइन लिख देगा, हमको ऐसे ज्वाइन करना है। कोई लॉजिक नहीं बताया जा सकता, कोई लॉजिक नहीं बताते हैं लोग, क्यों करना है। हमको ऐसा एक कंस्ट्रक्शन करना है कि ई से परपेंडिकुलर डालना है एडी पे, सीधे ऊपर लिख देते हैं। फिर एक कंस्ट्रक्शन करना है, डी से डालना है परपेंडिकुलर। अब हम प्रूफ चालू करते हैं। ये जो मेथड है ये एकदम गलत है, ठीक है। क्योंकि बच्चा फिर याद करता है ये चीजें। क्या याद करता है कि हाँ ये कंस्ट्रक्शन जो है ये तो याद करना ही है, ये तो हमें ऐसे करना ही पड़ेगा तभी हम कर सकते हैं। तो वो कहीं ना कहीं पूरी थ्योरम को ही याद करता है। फिर थ्योरम याद करने से क्या होता है, कंसेप्ट की क्लैरिटी नहीं होती है, वो समझ ही नहीं पाता है, और थेल्स में फिर बच्चों को बहुत दिक्कत होती है, ठीक है। तो हर स्टेप का इस तरीके से लॉजिक होता है, ठीक है। हमें क्या चाहिए था, हमें 4 चीजें चाहिए थी, एडी चाहिए था, डीबी चाहिए था, एई चाहिए था, ईसी चाहिए था, क्योंकि ये इस इक्वेशन जो हमें प्रूफ करनी है उसमें है, ठीक है। और ये भी पता है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल कहीं ना कहीं से हमें लिखना पड़ेगा, तब जो है ये साइड्स आएंगी, ठीक है। क्योंकि ट्राइंगल में और क्या आएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ही कुछ ना कुछ लिखेंगे तभी ये साइड्स इंक्लूड होंगी। तो भैया एडी और एई तो हमें दिख रही हैं कि ट्राइंगल इन दोनों साइड से मिलके बन रहा है, लेकिन बीडी से हमें कोई ट्राइंगल दिख नहीं रहा था ओरिजिनल फिगर में, इसी से हमें कोई ट्राइंगल नहीं दिख रहा था ओरिजिनल फिगर में। तो हमने कुछ इस तरीके से लाइन हमने ज्वाइन कर देंगे तो बहुत सारे अब ट्राइंगल दिख रहे हैं। अब बहुत सारे ट्राइंगल्स में हमने बीडीई को क्यों चुना, ठीक है, डीईसी को क्यों चुना, वो आप नेक्स्ट स्टेप में समझ जाएंगे। अब बीडीई को क्यों बेस लिया वो आप समझ चुके हैं। बीडी को बेस क्यों लिया, क्योंकि फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो कहीं ना कहीं मुझे बीडी चाहिए तो बेस किसको बनाना पड़ेगा, बीडी को मैंने बेस बना दिया। इसी तरीके से फॉर्मूले में मुझे ईसी चाहिए तो मुझे बेस ईसी क्यों बनाना पड़ा, क्योंकि हाफ बेस इंटू हाइट में मुझे ईसी चाहिए था, इसीलिए मैंने ट्राइंगल बनाया था, तो मैंने ईसी को बेस बनाया, ठीक है। तो हर चीज का लॉजिक समझ में आया, ठीक है। तो अब भैया डीईसी में हाफ बी तो आ गया, अब एच की बारी। अब देखो ये ट्राइंगल किस तरीके से, ये ऐसा है और ये ऐसा है, ईसी है ना,
ये EC ऐसा टेढ़ा है ना, हाँ, ये है E, ये है C, ये है D, ठीक है। अब देखो, अब बेस के ऊपर परपेंडिकुलर डालना है, ठीक है। तो बेस के ऊपर परपेंडिकुलर, क्योंकि ये ऑब्ट्यूस एंगल है तो हमें पता है परपेंडिकुलर कुछ इस तरीके से डलेगा। ये बेस को एक्सटेंड करेंगे, EC को ऐसे एक्सटेंड करेंगे, फिर यहाँ कहीं परपेंडिकुलर मिलेगा, ठीक है। तो ये जो एक्सटेंड किया है ये कौन सी लाइन है, CE को ही एक्सटेंड करके A तक लेके गए हैं, मतलब इसी लाइन पे परपेंडिकुलर डलेगा। कहां से, बेस के अपोजिट वाले वर्टेक्स से। कहां से, बेस के अपोजिट में वर्टेक्स है D, तो D को पकड़ के यहां से परपेंडिकुलर डलेगा। अब तो ये परपेंडिकुलर मैंने बोला M। समझ में आया परपेंडिकुलर क्यों डाला? क्यों डाला? क्योंकि ये EC है, EC मुझे अपने फॉर्मूले में चाहिए, EC को मैंने बेस माना, तो यहां से अब मुझे हाइट चाहिए थी, तो हाइट के लिए मुझे परपेंडिकुलर डालना पड़ेगा। तो अब इस फॉर्मूले में जो हाइट मिलेगी वो क्या मिलेगी, DM। ये DM भैया, दो ट्राइंगल के फॉर्मूले आ चुके हैं। बेस मैंने यहां लिखा है, बेस मुझे क्या लिखना है, क्या बेस माना है मैंने इसमें, EC, ठीक है। EC को मैंने इस तरीके से लिख दिया, ठीक है। अभी तक समझ में आई? कुछ नहीं करा है, एक ट्राइंगल लिया है BDE, एक ट्राइंगल लिया है DEC, दोनों का बस एरिया ऑफ ट्राइंगल लिखा है, ठीक है, और कुछ भी नहीं किया है, ठीक है। चलो अब आगे चलते हैं, ठीक है। तो हमने कहां की कैलकुलेशन लिख ली अभी हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE लिख लिया, DEC लिख लिया, मतलब BD हमें मिल चुका है यहाँ पे, EC हमें मिल चुका है यहाँ पे, मतलब यहाँ हमें BD मिल चुका है, यहाँ हमें EC मिल चुका है। अब हमें चाहिए AE और AD। हमें चाहिए क्या क्या, AE चाहिए और AD चाहिए, ठीक है। और AE और AD के लिए हमारे पास ये ट्राइंगल है, ठीक है। चलो उसकी कोई टेंशन नहीं है। चलो अब मैं लिखता हूं ट्राइंगल ADE। अब मैंने लिखा ट्राइंगल ADE, ठीक है। तो अब मुझे क्या चाहिए, AD चाहिए। सबसे पहले मैं AD लिखता हूं, तो अगर मैं हाफ लिखूंगा, तो अगर मुझे AD चाहिए तो AD को मुझे बेस बनाना पड़ेगा, AD को मुझे बेस बनाना पड़ेगा। ये मैंने AD को बेस बनाया, ये AD को बेस बनाया। अब इसको अगर मैंने बेस बनाया तो हाइट क्या होगी, अपोजिट वाले वर्टेक्स। अपोजिट वर्टेक्स कौन सा हुआ, E, और अपोजिट वर्टेक्स से परपेंडिकुलर यही परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। तो ये होगा LE। समझ में आया? तो ये जो मैंने परपेंडिकुलर डाला, ये परपेंडिकुलर मुझे दो चीजों में फायदा कर गया। क्या क्या, एक तो मुझे BDE में जो परपेंडिकुलर लगना था वो मिल गया, और यही परपेंडिकुलर हाइट ADE की भी होगी, क्योंकि ये है बेस, ये है अपोजिट वाला वर्टेक्स, और अपोजिट वर्टेक्स से इस बेस पे परपेंडिकुलर यही है LE। तो मैंने ये लिख दिया, ठीक है। तो मुझे क्या क्या मिल गया, ADE भी मेरे पास मिल गया, ये मेरे पास ADE भी आ गया फॉर्मूले में। चलो क्या क्या आ गया मेरे पास, DB आ गया, EC आ गया, AD आ गया। अब मुझे AE चाहिए। अब मुझे कुछ ऐसा ट्राइंगल चाहिए जिसमें मैं AE को भी ले आऊं, जिसके फॉर्मूले में मैं AE को भी ले आऊं। चलो यही ट्राइंगल होगा, वो कौन सा होगा, ADE, क्योंकि जो AE है, जो ये AE है, इसी ट्राइंगल में आ रहा है, किसमें, ADE में। चलो इस ट्राइंगल को देख लेते हैं। अब मुझे क्या चाहिए, हाफ तो आएगा ही। अब मुझे क्या चाहिए, AE अपने फॉर्मूले में चाहिए, तो मुझे कैसा ट्राइंगल का फॉर्मूला लिखना पड़ेगा जिसमें AE भी आए। तो AE कैसे आएगा, अगर AE को बेस मान लो, AE को अगर बेस मान लो तो इस तरीके से ये फॉर्मूले में इंक्लूड हो जाएगा। अब AE को अगर मैं बेस मानूंगा तो अपोजिट वाले वर्टेक्स में क्या है, D, और यहां से परपेंडिकुलर क्या होगा, DM। समझ में आया? अगर मैंने AE को बेस माना तो हाइट क्या हो जाएगी, DM। बेस के अपोजिट वर्टेक्स ये वाला है, यहां से परपेंडिकुलर DM, तो ये होगा H। तो हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस इंटू हाइट। तो ये चारों फॉर्मूले मेरे पास आ गए, ठीक है। चारों का एरिया क्यों निकाला, हर एक का लॉजिक मैंने दे दिया है, क्योंकि जो चार साइड मुझे चाहिए थी वो इस तरीके से मुझे मिल पाएंगी, ठीक है। पहले मेरे को साइड मिल जाए, उसके बाद तो मैं कुछ ऐसा अरेंजमेंट करूं कि मुझे जो रिक्वायर्ड प्रूफ है वो मिले। समझ में आया ये चार चीज कैसे आई, ठीक है। अब बस मैंने अभी तक कुछ भी नहीं किया है, अभी तक मैंने ट्राइंगल्स आइडेंटिफाई किए इस फिगर में,
ठीक है, और उनका एरिया लिखा है अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। मेरी रिक्वायरमेंट क्या थी, मुझे कुछ ऐसी इक्वेशन चाहिए जिसमें AD आ जाए, DB आ जाए, AE आ जाए, EC आ जाए, बस मैंने और कुछ भी नहीं किया। वो चारों चीजें अब आ चुकी हैं, इसमें BD आ गया, इसमें EC आ गया, इसमें AD आ गया, इसमें AE आ गया, बस ये 4 इक्वेशन मुझे मिल चुकी हैं। ठीक है, अब क्या किया जाए, ठीक है, अब क्या किया जाए, अब इस फॉर्म में लाया जाए। मतलब हमें क्या प्रूफ करने को दे रखा है, हमें यह प्रूफ करने को दे रखा है कि AD अपॉन DB, बस हमें यही देख के पूरा डेरिवेशन करना है, यही देख के पूरी थ्योरम प्रूफ करनी है कि हमें चाहिए क्या, हमें जो चाहिए वो हम ले लेंगे, EC। ठीक है, ये चाहिए। तो कहीं ना कहीं मुझे सबसे पहले तो LHS अगर मैं देखूं तो AD अपॉन DB चाहिए। क्या चाहिए मुझे, AD अपॉन DB मुझे चाहिए। ठीक है, चलो आइडेंटिफाई करता हूं कि AD कहां है और DB कहां है। AD कहां है मेरे पास, ये है मेरे पास AD, और उसके नीचे AD अपॉन DB मुझे चाहिए, ये है DB। ठीक है, तो अगर मुझे AD अपॉन DB चाहिए तो मतलब ये वाली इक्वेशन और इस वाली इक्वेशन को मुझे डिवाइड करना है। क्यों डिवाइड करना है, समझ में आया, लॉजिक समझना है हर एक स्टेप का। अल्टीमेटली वो जो कोने में लिख रखी हैं चीजें, मुझे वहां तक पहुंचना है, और वहां तक पहुंचने के लिए मुझे क्या क्या करना पड़ा शुरू से याद करो। वहां तक पहुंचने के लिए सबसे पहले तो मुझे AD कहीं ना कहीं से इक्वेशन में लाना है, DB कहीं ना कहीं से इक्वेशन में लाना है, AE कहीं ना कहीं से इक्वेशन में लाना है, EC कहीं ना कहीं से इक्वेशन में लाना था, वो मैं ले आया। ठीक है, इनसे रिलेटेड जो भी ट्राइंगल्स थे वो आइडेंटिफाई किए, उनका एरिया आया, तो इक्वेशन में कहीं AD भी आ गया, DB भी आ गया, EC भी आ गया और AE भी आ गया। अब मुझे उस फॉर्म में लेके आना है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं मुझे LHS को क्या करना है, AD अपॉन DB करना है। ठीक है, AD अपॉन DB करना है, तो यहां है AD, यहां है DB। अब मैं क्या करूं, AD अपॉन DB करना है तो इस इक्वेशन को इससे डिवाइड कर दूं, तो AD अपॉन DB मेरे पास कहीं ना कहीं आ जाएगा। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, ट्रायंगल ADE को किससे डिवाइड करूंगा, ट्रायंगल BD, इस पूरी इक्वेशन को इससे डिवाइड करूंगा। तो ट्रायंगल ADE का एरिया अपॉन ट्रायंगल BDE का एरिया, ये मैं डिवाइड कर दूंगा। अगर ये एरिया है ये सारी चीजें, ठीक है, मैंने डायरेक्टली लिख दिया है, ट्रायंगल ADE का मतलब है इसका एरिया। ठीक है, तो यहां AD अपॉन DB मुझे चाहिए, AD अपॉन DB चाहिए, तो ये पूरी इक्वेशन इस पूरी इक्वेशन से डिवाइड होगी। तो LHS को मैंने LHS से डिवाइड किया, किससे, एरिया ऑफ ADE एरिया ऑफ BDE से। RHS को और डिवाइड कर देता हूं, ऊपर क्या लिखा है, 1/2 इंटू AD इंटू LE। ठीक है, यहां पे क्या है, 1/2 इंटू BD इंटू क्या आएगा, LE। अरे यहां पे भी LE है, क्या बात है, ध्यान दिया किसी ने। फायदा क्या हो गया, यहां पे भी LE है, यहां पे भी LE है, यहां पे भी 1/2 है, यहां पे भी 1/2 है, तो ये क्या हो गया, मैं इसको अब इजीली काट सकता हूं। क्यों काटना है, क्यों काटना है, इसीलिए काटना है क्योंकि वहां पे LE की मुझे जरूरत नहीं है, मुझे वहां पे LE की कोई जरूरत नहीं है, तो LE को मैं एलिमिनेट करता हूं। अब यहां भी LE है, यहां भी LE है, मेरा फायदा हो गया, 1/2 जो मुझे चाहिए था AD अपॉन BD ऑटोमेटिकली आ गया। क्या आ गया, AD अपॉन BD, AD अपॉन BD क्या आ गया, यहां लिखता हूं, AD अपॉन BD ये मुझे चाहिए था, और ये क्या आया, किसके इक्वल आया, ट्राइंगल ऑफ ADE, ये लिखा है ट्राइंगल ऑफ ADE अपॉन ट्राइंगल ऑफ BD। एरिया है ये, है ना, याद रखना, ट्राइंगल ऑफ ADE इसका एरिया और ट्राइंगल BDE का एरिया, इसके अपॉन में ये आ गया, बस। तो भैया LHS तो हम ले आए कहीं ना कहीं से, क्या ले आए, AD अपॉन BD। ठीक है, अब हम RHS भी ले आएंगे इस तरीके से, AE अपॉन EC अब चाहिए अपन को, AE अपॉन EC अब अगर चाहिए तो ये रहा AE और ये रहा EC। तो जिस तरीके से AD अपॉन BD अपन कैसे लाए, दोनों इक्वेशन को डिवाइड करके, तो AE अपॉन EC कैसे आएगा, पूरी इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से डिवाइड कर दूंगा। ठीक है, चलो, तो अभी मैं यहां पे लिख देता हूं ये वाली इक्वेशन। ठीक है, यहां पे लिखता हूं मैं ट्राइंगल कौन सा, AE अपॉन EC चाहिए अपन को, AE अपॉन EC, तो इससे इसको डिवाइड होगा, मतलब ADE अपॉन DEC, ADE अपॉन ट्राइंगल DEC 1/2
इंटू ए ई इंटू डी एम, इंटू ए ई इंटू डी एम, है ना। और यहाँ पे भी 1/2 डी ई सी, कहाँ है डी ई सी, ये है 1/2 इंटू ई सी इंटू डी एम, ई सी इंटू डी एम। तो यहाँ पे भी मेरा डबल फायदा होगा। क्या हो गया, डीएम और डीएम, डीएम मुझे कहीं नहीं चाहिए, मैं डीएम को यहीं काट सकता हूँ, 1/2 को भी काट सकता हूँ। तो जो AE अपॉन EC चाहिए था वो वापस से मुझे बहुत इजी फॉर्म में मिल गया। यहाँ से अब डीएम से डीएम कैंसिल हो जाएगा, 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा। तो AE अपॉन EC भी मेरे पास क्या आ गया, यहाँ पे अगर लिखूं मैं तो AE अपॉन EC मेरे पास क्या आ गया, AE अपॉन EC, AE अपॉन EC मेरे पास क्या आ गया, AE अपॉन EC, ये रहा AE और ये रहा EC। AE अपॉन EC क्या हो गया, ट्राइंगल ADE अपॉन ट्राइंगल DCE, ट्राइंगल ADE अपॉन ट्राइंगल DEC, DEC। ठीक है, यहां तक अभी किसी को भी कोई डाउट नहीं है, क्योंकि मैंने अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैं इसको देखते हुए आगे बढ़ा, इसको देखते हुए आगे बढ़ा और अब मैं यहां तक पहुंच चुका हूं। ठीक है, मतलब मुझे अब AD अपॉन DB मिल चुका है, AE अपॉन EC मिल चुका है, और कहीं ना कहीं मुझे अगर ये प्रूव करना है कि ये दोनों इक्वल है तो मुझे अब यही दिमाग लगाना है कि ये जो एरियाज हैं, मतलब अगर मेरे को इनका LHS इक्वल प्रूव करना है तो कहीं ना कहीं से RHS भी मुझे इक्वल प्रूव करना होगा। तो वो मैं अब जुगाड़ करूंगा कि RHS इक्वल कैसे होंगे। ठीक है, समझ में आ गई, एक एक स्टेप समझ में आ गई क्यों हम ये स्टेप ले रहे हैं। ठीक है, वो समझना जरूरी है किसी भी थ्योरम का। ठीक है, चलो अब मैं बोर्ड को क्लीन करता हूं तो फिर हम आगे की बात कर पाएंगे। ठीक है, इसका हमें काम हो गया, इनका हमें काम हो गया। ठीक है, यहाँ मैं पूरा कर देता हूँ। ठीक है, चलो तो ये जो रिजल्ट है हमारे पास, हम इसका यूज करते हुए अब आगे बढ़ेंगे। ठीक है, क्या है मेरे पास, क्या है मेरे पास, ये दोनों रिजल्ट है, एक ये है और एक ये है। ठीक है, तो अब मुझे जरूरत क्या है, मुझे जरूरत ये है कि ADE अपॉन BDE को मुझे किसके इक्वल करना है, ADE अपॉन DEC। अगर मुझे LHS को इक्वल प्रूव करना है तो कहीं ना कहीं से RHS को इक्वल प्रूव करना पड़ेगा, और RHS को मैं अगर ध्यान दूं तो यहां पे है मेरे पास ADE का एरिया अपॉन ट्राइंगल BDE का एरिया। एक तरफ मेरे पास ये है और एक तरफ है मेरे पास ट्राइंगल ADE अपॉन ट्राइंगल DEC। क्योंकि मुझे AD अपॉन BD इक्वल टू AE अपॉन EC ये प्रूफ करना था, तो LHS मुझे प्रूफ इक्वल करना है, तो कहीं ना कहीं से दिमाग लगा के मुझे RHS को अब इक्वल करना है। ये दोनों जो RHS है मैंने लिख दिए। ठीक है, अब मेरा जो एम है वो यही है कि ये दोनों अगर इक्वल हो जाएं तो ये स्टेटमेंट में फिर लिख सकता हूं। ठीक है, समझ में आ गया। ठीक है, तो अब मैंने अगर RHS को देखा तो मैंने RHS में ये देखा कि जो ऊपर वाली वैल्यू है वो तो ADE है, ये ऊपर वाली वैल्यू तो ADE है, ये ऑलरेडी इक्वल है। ठीक है, तो कहीं से अगर मैं डिनोमिनेटर को इक्वल कर दूं, कहीं से अगर डिनोमिनेटर को इक्वल कर दूं तो मेरा जो काम है वो आसान हो जाएगा, ये दोनों वैल्यू जो हैं आपस में इक्वल हो जाएंगी। ठीक है, अब डिनोमिनेटर को इक्वल करने का मेरे पास क्या लॉजिक है वो मुझे ढूंढना है। ठीक है, कौन कौन से एरिया, एक तो है BDE। ठीक है, अब मैं इसको पूरा क्लीन कर देता हूं और फिर बताता हूं कि कौन कौन से एरिया को मुझे इक्वल करना है। ठीक है, देखो अब मुझे क्या करना है, इन दोनों को अपन ने ज्वाइन किया था। ठीक है, तो एक तो एरिया किसका है, BDE का, ये वाला एरिया BDE का एरिया, एक है हमारा DEC का एरिया, एक है हमारा ये वाला एरिया, ग्रीन से बना देता हूं, ये वाला एरिया। मतलब ये वाले जो दोनों ट्राइंगल हैं, ये वाले, ये वाला और यहां पे ये वाला, ये दोनों ट्राइंगल का एरिया अगर मैं इक्वल बता दूं तो मेरी पूरी थ्योरम सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, मेरी पूरी
इक्वेशन जो थ्योरम है वो ऐसे सॉल्व होगी कि अगर मैं इनका एरिया अगर इक्वेट कर दूं, इक्वल बता दूं। अब वो मैं कैसे बताऊं? क्वेश्चन में ये दिया हुआ है भैया कि ये जो डीई लाइन है ये बीसी के पैरेलल है, ठीक है। और याद करो पिछली वाली स्लाइड, वही कंसेप्ट मैंने बहुत अच्छे से समझाया था कि किसी भी पैरेलल लाइंस के बीच में अगर दो ट्रायंगल्स बने, कैसे ट्रायंगल्स? जिनका बेस सेम हो। अगर मैं डीई वाली लाइन को देखूं तो डीई वाली लाइन यहां पे इस ट्रायंगल में भी है और डीई वाली लाइन इस ट्रायंगल में भी है, मतलब डीई यहां पे भी है, डीई यहां पे भी है। अगर मैं इसको बेस फिक्स कर दूं तो बेस अगर सेम है, बेस अगर सेम है तो इन दोनों लाइंस के बीच में जितने भी ट्रायंगल्स आप बना लो, या तो वो ऐसा बना लो या ऐसा बना लो या ऐसा बना लो, कैसा भी ट्रायंगल बना लो, सबका एरिया सेम आने वाला है। बस ये आपको स्टेटमेंट यहां पे ऐसे हेल्प करेगा, ठीक है। समझ में आया ये स्टेटमेंट? ये कि ये जो ट्रायंगल्स हैं दोनों पैरेलल लाइंस के बीच के ट्रायंगल्स हैं, जहां पे बेस भी दोनों की सेम है, तो इन दोनों के एरिया जो हैं वो इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। बस ये स्टेटमेंट हमें लिख देना है कि सिंस बोथ दिस ट्रायंगल्स आर बिटवीन द पैरेलल लाइंस with having the same base, then the area of both the triangles will be equal। ये बात समझ में जैसे ही आ जाती है, हमारा जो पूरा काम था वो हमारा सॉल्व हो गया। मतलब ये दोनों चीजें जो हैं आपस में इक्वल प्रूफ हो गई, ये दोनों चीज आपस में इक्वल हो गई, ठीक है। और अगर ये दोनों चीज आपस में इक्वल हो गई तो इनका जो LHS है वो भी आपस में इक्वल हो जाएगा। मतलब AD अपॉन BD इक्वल टू AE अपॉन EC। ये हमें जो थेल्स ने बोला था वो हमने प्रूफ कर दिया। बस इतना आसान है प्रूफ करना, लेकिन बच्चे सिर्फ कंसेप्ट क्लियर नहीं होते हैं, इस वजह से इस थ्योरम से घबराते थे। लेकिन ये वीडियो देखने के बाद, क्योंकि बहुत बेसिक्स से मैंने हर चीज बता दी है, हर स्टेप का लॉजिक बता दिया है बिना कुछ याद किए, तो अब कुछ भी आप करोगे, ठीक है, इस थ्योरम में आपको हर चीज पता होगी। इसके रिजल्ट आपको ध्यान रखने हैं, आप डायरेक्टली क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे, ठीक है। थ्योरम प्रूव करने में किसी को अब दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हर एक एक स्टेप का लॉजिक मैंने बता रखा है, ठीक है। एक जो बात थी, ठीक है, जो मैंने बोला था थोड़ी देर से बताऊंगा, वो ये कि BD हमें चाहिए था, BD हमें चाहिए था, ठीक है, BD हमें चाहिए था ये वाला, ठीक है। तो हमने यही वाला ट्राइंगल क्यों चूज किया? चाहते तो BD तो यहां पे भी आ रहा है, ठीक है, BD तो यहां पे भी आ रहा था इस ट्राइंगल में भी। इसी तरीके जो EC है वो तो यहां पे भी आ रहा था, ठीक है। लेकिन अगर कोई और ट्राइंगल हम चूज कर लेते, मतलब इस तरीके से अगर ट्राइंगल चूज कर लेते, तो फिर हम यहां आके अटक जाते, यहां आके हम अटक जाते, इन दोनों को हम कभी इक्वल कर ही नहीं पाते, ठीक है, क्योंकि पैरेलल लाइंस के बीच में फिर इनका बेस हम ले ही नहीं पाते, ठीक है। ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं और यहां पे इन ट्राइंगल्स का जो मैंने बताया है इनका कोई बेस आ ही नहीं पाता, ठीक है। तो इस वजह से जो है हमने वो वाला ट्राइंगल चूज किया, ठीक है। चलो तो कंप्लीट करते हैं, हमारा ये जो थ्योरम था ये प्रूव हो चुका है, ठीक है। चलो आगे बढ़ा जाए। ये अगर स्कूल में आता है तो बिल्कुल आप इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप लिखिएगा। पहले आप गिवन लिखिएगा कि DE और BC पैरेलल हैं और जो DE लाइन है वो AC और AB को DE और E पे काट रही है, ठीक है। प्रूव ये करना है, कंस्ट्रक्शन आप बना लीजिएगा क्या क्या, ज्वाइन BE और DC, BE और DC को आपने ज्वाइन किया और DM परपेंडिकुलर टू AC, एक ऐसे AC पर एक DM परपेंडिकुलर डाला और AB पर एक EL परपेंडिकुलर डाला, ठीक है। फिर आप इस तरीके से लिखते जाएंगे स्टेप्स, ठीक है। स्कूल में आपको इसी तरीके से लिखना है, समझा मैंने आपको पूरा दिया ही है, ठीक है। रिजल्ट आपको ध्यान रखना है क्या, AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC। चलो अब हमारे पास रिजल्ट है, क्या रिजल्ट है हमारे पास, ये अगर एक ट्राइंगल था ABC, ट्राइंगल ABC था, ये एक लाइन थी DE, और अगर ये पैरेलल है, अगर ये पैरेलल है, अगर ये पैरेलल है, तो रिजल्ट क्या था हमारे पास, रिजल्ट था कि AD
अपॉन डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। ठीक है, ये हमें डायरेक्टली थेल्स थ्योरम से पता चल गया अब। ठीक है, अब हम डायरेक्टली इसको लिख सकते हैं। लेकिन अब हम क्या करते हैं, अब हम इस फॉर्मूले को थोड़ा और मॉडिफाई करके देखते हैं। ठीक है, थोड़ा सा और इसमें हम कैलकुलेशन वगैरह करते हैं, तो और क्या क्या रिजल्ट हम इससे ऑब्टेन कर सकते हैं वो हम देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या किया, हम एक काम करते हैं, हम इन दोनों साइड में +1 करते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है +1 करने में, यहां कर रहे हैं तो वहां भी कर रहे हैं, कंपनसेट तो कर ही रहे हैं, वहां पे भी +1 कर रहे हैं, हम दोनों साइड +1 कर सकते हैं। ठीक है, उससे होगा क्या वो आप समझेंगे, तो फिर आपको समझ में भी आएगा कि +1 ही क्यों किया। ठीक है, वो आप करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। ए ई अपॉन ई सी, यहां मैंने +1 कर दिया, दोनों ही साइड मुझे +1 करना था, मैंने कर दिया। ठीक, चलो यहां से अब क्या होगा, डी बी यहाँ मल्टीप्लाई होगा, डिवाइड में भी मल्टीप्लाई में भी, तो यहाँ डी बी ऊपर जाएगा, तो ये हो जाएगा ए डी प्लस डी बी, और नीचे अब होल में लिख सकते हैं डी बी, लिख सकते हैं ऐसा, किसी को दिक्कत नहीं है? नहीं है। यहाँ हम लिखेंगे ए ई, और ये ई सी अब ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा ई सी, अब होल में आ जाएगा ई सी, कोई दिक्कत नहीं है। अब +1 करने से क्या हुआ कि जो न्यूमरेटर था वो क्या बन गया, AD प्लस DB, और AD प्लस DB बनने से क्या हुआ, AD प्लस DB बनने से क्या हुआ, ये पूरा AB के इक्वल आ गया। समझ में आया +1 क्यों किया? +1 करने से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ऐड हो गए, AD प्लस DB दोनों ऐड हो गए, डिनोमिनेटर तो वही का वही रहा, और न्यूमरेटर क्योंकि ऐड हो गए तो यहां पे आ गया ये मिलके क्या AB, ये मिलके क्या हो गया AB, और ये दोनों मिलके क्या हो गए AC। ठीक है, AB और AE प्लस EC, AE प्लस EC को ऐड किया, AC बन गया। ठीक है, तो ये हो गया AC। तो रिजल्ट क्या आया हमारे पास, AB अपॉन DB इक्वल टू AC अपॉन AC, AB अपॉन DB इक्वल टू AC अपॉन AC, AB अपॉन DB इक्वल टू AC अपॉन EC। ठीक है, ये रिजल्ट भी हमें मिला। ठीक है, ये हमारे पास ऑलरेडी था, ये भी हमें मिल गया। ठीक है, अब ध्यान देने वाली एक और बात क्या है जो क्वेश्चंस में बहुत यूजफुल होने वाली है, वो क्या कि अगर न्यूमरेटर अपन डिनोमिनेटर दिया हुआ है, अगर हम उसमें +1 कर दें, अगर हम उसमें कुछ भी प्लस करते हैं, +1 करते हैं, तो फाइनली होता क्या है, AD अपॉन DB था, क्या था, AD अपॉन DB था। ठीक है, ऐसा था और बना के हमने ऐसा कर दिया, हुआ क्या, डिनोमिनेटर में DB था, DB ही रहा, लेकिन न्यूमरेटर चेंज हो गया, न्यूमरेटर AD हो गया, AB से AD हो गया। ठीक है, तो जब भी हम +1 करते हैं तो पॉसिबिलिटी क्या होती है कि न्यूमरेटर जो है वो चेंज हो जाएगा, डिनोमिनेटर तो सेम ही रहेगा। ठीक है, जैसे यहां हुआ, हम जैसे ही AD और ऊपर DB को और ऐड कर देते हैं, DB ऐड हो जाता है, डिनोमिनेटर जो है वो सेम रहता है दोनों जगह। +1 करने से क्या होता है, डिनोमिनेटर सेम रहता है, न्यूमरेटर के चेंज होने की चांसेस रहती है। ठीक है, चलो अब कोई बोलेगा कि सर +1 क्यों किया, +2 कर दो, कुछ भी कर सकते हो ना, +2 कर दो, +1 ही क्यों किया? अगर हम +2 कर देते तो क्या होता, तो ये ऊपर हो जाता AD प्लस 2DB, ये हो जाता ऊपर AD प्लस 2DB, यहां पे AD प्लस 2DB आता। ठीक है, अब यहां पे एक है AD और 2DB, अब यहां कोई एक और DB तो है नहीं जिसको हम ऐड कर दें तो कुछ A, यहां पे कुछ F हो, कोई पॉइंट हो, कुछ लॉजिक ही नहीं बनता उसको। +1 करने से क्या हुआ, ये AD प्लस DB मिला जो मिलके AB बना सका, जो मिलके डायरेक्टली हमें AB की वैल्यू दे सकता है, इसलिए ये रिजल्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए +1 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो +1 क्यों किया उसका लॉजिक वहां पे आपको देखने को मिल रहा है। +1 की जगह कुछ और क्यों नहीं किया वो भी मैंने समझा दिया, और +1 करने से कुछ भी प्लस करते हैं तो न्यूमरेटर चेंज हो जाता है, डिनोमिनेटर सेम रहता है, वो भी मैंने यहां समझाया आपको। ठीक है, चलो अब हमने क्या किया भैया, हमने क्या किया, न्यूमरेटर में वो टोटल जो भी था हमारा डिवीजन उसमें हमने +1 कर दिया। ठीक है, अब जैसा कि मैंने बताया कि भैया ये है हमारे पास AD अपॉन DB, AE अपॉन AC हमारे पास है। अगर हम इसमें दोनों साइड +1 कर देंगे तो क्या होगा, न्यूमरेटर कुछ चेंज हो जाएगा, डिनोमिनेटर सेम ही रहेगा। ठीक है,
तो अब सेम क्या रहेगा, डिनोमिनेटर डीबी और ईसी, है ना। और डीबी और ईसी जो डिनोमिनेटर था उसका रिजल्ट हमने देख ही लिया, डीबी अपॉन ईसी। अब मैं क्या करता हूं, क्योंकि +1 करने से डिनोमिनेटर बदलता है, वो डिनोमिनेटर सेम रहता है, न्यूमरेटर बदलता है। अब मुझे क्या करना है, मुझे एडी अपॉन एई तो रखना है, लेकिन डीबी अपॉन ईसी को चेंज करके देखना है कि क्या होता है। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले इन दोनों को मैं रिवर्स कर देता हूं, कर सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं। इसको अगर रिवर्स किया तो यहां भी इसको रिवर्स कर दूं। अगर ये सेम है तो इनके रेसिप्रोकल भी सेम होंगे, ठीक है। तो अब ऐसा कर दूं, अब मैं क्या करूं, अब +1 करूंगा ना, तो अब एडी अपॉन एडी और एई सेम रहेंगे, अब डीबी और इसी की जगह कुछ ना कुछ आ जाएगा। समझ में आया कि रिवर्स करके +1 क्यों किया, ठीक है। तो अब ऐसे +1 करके देख लेते हैं। तो डीबी अपॉन एडी, इनको अगर मैं +1 करूं, ईसी अपॉन एई, अगर मैं इसको +1 करूं तो क्या रिजल्ट आता है, वापस से वही होगा, डीबी प्लस एडी हो जाएगा ऊपर, और अपॉन में एडी है ना, अपॉन में एडी है ही मेरे पास, ठीक है। और यहां पे क्या होगा, ईसी प्लस एई हो जाएगा, और अपॉन में एई है ही मेरे पास। अब देखो डीबी प्लस एडी, डीबी प्लस एडी, वापस से ये ए बी हो जाएगा, वापस से ये जो है ए बी हो जाएगा। तो यहां हो जाएगा ए बी अपॉन ए डी, ए बी अपॉन ए डी। और यहां क्या हो जाएगा, ए ई और ई सी, ए ई और ई सी क्या हो जाएगा, ए सी, ये दोनों मिलके ए सी बना देंगे। तो यहां हो जाएगा ए सी अपॉन ए ई, ठीक है। ये रिजल्ट समझ में आया। यहां पे हो गया ए बी अपॉन ए डी, ए सी अपॉन ए, या इसको उल्टा करके वापस कर सकते हैं, ए डी अपॉन ए बी, ए ई अपॉन ए सी, ठीक है। इस तरीके से भी लिख सकते हैं, तो ये भी हो सकता है, ठीक है। तो 3 रिजल्ट हमारे पास हैं, एक ये, एक ये, एक ये। दिखने में एक जैसे है, लेकिन ध्यान दोगे तो सब में कुछ ना कुछ डिफरेंस है, ठीक है। यहाँ पे ए बी और ए सी जो बड़ी बड़ी साइड है वो आ गई है, यहाँ पे भी बड़ी बड़ी साइड है वो आ गई है, लेकिन एक बार ऊपर वाली छोटी साइड आ गई है और एक बार नीचे वाली दोनों छोटी साइड आ गई है, ठीक है। तो तीनों रिजल्ट को अब ध्यान से हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। क्या रिजल्ट है हमारे पास, ये दो तो हमने अभी निकाल लिए। ओरिजिनल जो था हमारे पास क्या, ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, ये ओरिजिनल हमारे पास था ही, और ये दो हमने और निकाल लिए, ठीक है। तो अब अगर ट्राइंगल को देखो, ये है हमारे पास ए, ये है हमारे पास बी, ये है हमारे पास सी, और यहाँ है हमारे पास डी, और यहाँ है हमारे पास ई। अब इस तरीके का ट्राइंगल है जहाँ पे डी ई और बी सी पैरेलल हैं, तो क्या क्या रिजल्ट हमको बोल सकते हैं कि ये छोटी वाली साइड अपॉन ये बड़ी वाली साइड, मतलब ए डी अपॉन ए बी, ए डी अपॉन ए बी, यहाँ छोटी वाली साइड, यहाँ अब बड़ी वाली साइड, इसी तरीके से वहां पे भी इसके इक्वल होगा, यहाँ छोटी साइड, यहाँ बड़ी साइड। एक काम करो, इस ट्राइंगल को 2 हिस्से में तोड़ लो, 2 हिस्से में हमने इसको जैसे ही तोड़ा, अब जिस तरीके से आप यहां लिख सकते हो उसी तरीके से इसके इक्वल आप कर दो तो सही होगा। मतलब यहां कितनी लाइंस हैं, यहां कितनी लाइंस है, एक है ये छोटी वाली लाइन, ठीक है, एक है आपके पास नीचे वाली छोटी लाइन, और एक है आपके पास बड़ी वाली लाइन, ठीक है। ये 3 तरीके की लाइन है, ऊपर वाली छोटी लाइन, नीचे वाली छोटी लाइन और ये बड़ी लाइन। इसी तरीके से वहां पे भी हैं, वहां पे भी हैं। कैसे हैं, ये ऊपर वाली छोटी लाइन, ठीक है, और ये नीचे वाली छोटी लाइन, और ये पूरी बड़ी वाली लाइन। ये ए है, ये ई सी है, ये ए सी है, ठीक है। अब आप इसको किसी भी तरीके से लिख सकते हो। आप ये समझो कि आधा हिस्सा यहां है, आधा हिस्सा यहां है, तो जिस तरीके से इस हिस्से को लिखोगे उसी तरीके से उस हिस्से को भी लिख दो और दोनों को इक्वल कर दो। कैसे कि यहां की छोटी लाइन अपॉन बड़ी लाइन, यहां की छोटी लाइन अपॉन बड़ी लाइन, ठीक है। यहां की लाल अपॉन हरी, कैसे कैसे लिख सकते हो, देखो, इस साइड की लाल अपॉन, देखो, इस साइड की लाल अपॉन हरी, ऐसे लिख सकते हो। किसके बराबर होगी, किसके बराबर होगी, इस साइड की लाल
अपॉन हरी के बराबर होगी। ठीक है, इस साइड की लाल अपॉन हरी इस साइड के लाल अपॉन हरी के बराबर होगी, है ना। या फिर आप कर सकते हो इस साइड का पीला और इस साइड का पीला अपॉन इस साइड का लाल अपॉन इस साइड का लाल, इस तरीके से कर सकते हो। या फिर आप करो यहां अपॉन पीला और लाल, लाल और हरा हो गया। अब इस साइड का पीला अपॉन इस साइड का पीला अपॉन इस साइड का हरा अपॉन इस साइड का हरा, और इनको भी आपस में उल्टा सीधा कर सकते हो। अब मैं बताता हूं कैसे। इस साइड की लाल लाइन अपॉन इस साइड की हरी लाइन इक्वल टू इस साइड की लाल लाइन अपॉन इस साइड की हरी लाइन कर सकते हो। उल्टा भी कर सकते हो कि इस साइड की हरी लाइन अपॉन इस साइड की लाल लाइन इक्वल टू इस साइड की बड़ी वाली हरी लाइन अपॉन इस साइड की लाल लाइन। लाल कौन सी है? ऊपर की छोटी। ठीक है, ऐसा भी कर सकते हो। या फिर कैसा कर सकते हो, इस साइड की पीली लाइन अपॉन इस साइड की लाल लाइन इक्वल टू इस साइड की पीली लाइन अपॉन इस साइड की लाल लाइन। या इसका उल्टा कर सकते हो कि इस साइड की लाल अपॉन इस साइड की लाल, इस साइड की लाल अपॉन इस साइड की लाल, इस साइड की पीली अपॉन इस साइड की पीली। कैसा भी आपस में खेल सकते हो। या ऐसा कर सकते हो, इस साइड की लाल अपॉन इस साइड की पीली, इस साइड की लाल अपॉन इस साइड की पीली, दोनों तरफ बराबर करना है। ठीक है, आप हरी और पीली को ले लो, हरी और पीली को, इस साइड की हरी अपॉन इस साइड की पीली इक्वल टू इस साइड की हरी अपॉन इस साइड की पीली, ऐसा कर सकते हो। या फिर इस साइड की पीली अपॉन इस साइड की हरी, इस साइड की पीली अपॉन इस साइड की हरी। इस तरीके से आपको देखना है कि ये एकदम बीच में इसको काटा तो यहाँ 3 तरीके की लाइन है, वहां 3 तरीके की लाइन है। यहाँ ऊपर की छोटी, नीचे की छोटी और बड़ी, ऊपर की छोटी, नीचे की छोटी और बड़ी, इस तरीके से देखा। तो यहाँ पे अगर ऊपर की छोटी अपन बड़ी है तो यहाँ पे भी ऊपर की छोटी अपन बड़ी होगा। अगर यहाँ पे नीचे की छोटी अपन बड़ी है तो यहाँ नीचे की छोटी अपन बड़ी होगा। अगर यहाँ ऊपर की छोटी अपन नीचे की छोटी है तो यहाँ भी ऊपर की छोटी अपन नीचे की छोटी होगा। इस तरीके से पूरे डायग्राम को अपने माइंड में फिक्स कर लेना है। हर एक क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा बिना कोई गलती किए हुए। ठीक है, ये जो चीज है ये आपको क्वेश्चंस में बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है कि किस तरीके से किसी भी ट्राइंगल को देखना है। ठीक है, चलो आगे हम बढ़ते हैं। ठीक है, ट्राइंगल को बीच में से काटा, इस साइड जिस तरीके से लिख रहे हो इस साइड भी उसी तरीके से आप लिखेंगे। ठीक है, चलो ये प्रूफ जो हमने किया अभी +1 करके जो दोनों चीज निकाली, ये उसका प्रूफ है। आप देख सकते हो, इस तरीके से स्कूल में कर देना। ठीक है, अब ये 3 रिजल्ट हमें ध्यान रखना है। क्या क्या? AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन AC। ये जो तीनों रिजल्ट हमने अभी जो मैंने बताया था, लाल हरी पीली, उस तरीके से आप इनको याद कर सकते हो। अब याद करने की कोई जरूरत नहीं है, एग्जाम में जैसे ही आएगा अब आपके माइंड में वो चीज घुस चुकी है किस तरीके से रिजल्ट को दिखाना है। ठीक है, प्रूफ सारे हम कर चुके हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं इसका कन्वर्स। ठीक है, इस टॉपिक में हमारा क्या बचता है? कन्वर्स। ठीक है, कन्वर्स को हम ध्यान से देख लेते हैं। अब क्या बोल रहा है कन्वर्स कि इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी 2 साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इन द सेम रेशो, मतलब जो हमने प्रूफ किया अब इसमें गिवन है क्या? इफ अ लाइन डिवाइड्स, ये जो लाइन है ये 2 साइड को इस तरीके से डिवाइड करती है कि AD अपॉन DB जो है वो किसके बराबर है? AF नहीं, ये गिवन है अपन को, AE गिवन है ना, AE अपॉन EC है ना। कोई ऐसी लाइन है जो AD अपॉन DB और AE, ये वाली AE अपॉन EC ये गिवन है, इस बार इस तरीके से डिवाइड करती है। तो प्रूव ये करो, देन द लाइन मस्ट बी पैरेलल टू द थर्ड साइड, मतलब फिर ये जो लाइन है ये इसके पैरेलल होनी चाहिए, ये प्रूफ करना है। अब प्रूफ क्या करना है कि पैरेलल है, गिवन क्या है ये। ठीक है, देन द लाइन मस्ट बी पैरेलल टू द थर्ड साइड। अब गिवन ये बन चुका है और प्रूफ ये करना है कि ये पैरेलल है। ठीक है, चलो इसको प्रूफ करते हैं। ठीक है, गिवन आपने देख लिया, मैं इसको साइड में लिख लेता हूं। ठीक है, चलो तो याद ही है, कभी भी हम बना लेंगे। ठीक है, चलो प्रूफ करते हैं। ठीक है,
गिवन यहाँ लिख देता हूँ, गिवन दिया हुआ है कि AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC। प्रूव ये करना है, टू प्रूव ये करना है कि DE जो है वो किसके पैरेलल है, BC के, है ना। चलो हम मान लेते हैं कि ये लेट DE इज नॉट पैरेलल, ठीक है। मान लो पैरेलल है ही नहीं, आप ही कह रहे हो ना कि पैरेलल नहीं है, हमने भी मान लिया कि पैरेलल नहीं है, ठीक है। DE इज नॉट पैरेलल, ठीक है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ऐसी एक लाइन तो होगी जो BC के पैरेलल होगी, ठीक है। मान लो DE पैरेलल नहीं है तो कहीं ना कहीं एक ऐसी लाइन तो होगी जो BC के पैरेलल होगी। तो हमने क्या किया, एक ऐसी लाइन बना ली जो किसके पैरेलल है, BC के। सो ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू BC, क्या लाइन बनाई हमने, एज DF। बस ऐसा स्टेटमेंट लिखते जाना है इस प्रूफ में। क्या बनाया हमने, एक ऐसी लाइन बना दी, आप ही कह रहे हो ना कि DE जो है BC के पैरेलल नहीं है, हमने मान लिया, तो हमने एक ऐसी लाइन बना दी जो DF हमने उसको बोला और वो किसके पैरेलल है, BC। अब हमें ये गिवन में ही हम लिख सकते हैं, मतलब ये हमने मान ही लिया है कि DF जो है वो पैरेलल है किसके, BC के, ठीक है। इतना हमने मान लिया। चलो अब भैया हमें यह भी पता है कि अभी अभी हम थेल्स थ्योरम प्रूव करके बैठे हैं कि अगर कोई ऐसी लाइन है जिसमें DF जो है वो BC के पैरेलल है, मतलब DF जो है वो BC के पैरेलल है, तो उसमें कैसा होगा, उसमें AD अपॉन DB, यहाँ की छोटी वाली लाइन अपॉन यहाँ की छोटी वाली लाइन इक्वल टू यहाँ की छोटी अपॉन यहाँ की छोटी, मतलब वहाँ की छोटी क्या है, AF अपॉन FC। समझ में आया कि मतलब अगर ये पैरेलल है, DF और BC अगर पैरेलल हैं तो AF अपॉन FC ये वाला लेंगे, ठीक है। समझ में आया, तो भैया ऐसा होगा, ठीक है। तो ऐसा होगा, ये थेल्स थ्योरम ने हमें बता दिया। लेकिन गिवन क्या है, गिवन तो ये है, क्या गिवन है, गिवन ये है कि AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC, ये गिवन है ना। गिवन तो ये है, तो ये जो दोनों बॉक्स में मैंने लिख दिए, ठीक है। अब मैं जो मैंने लिख रखा है इसको मैं हटा देता हूँ, ये सारी चीज़, ठीक है। ये जो गिवन था ये भी मैं हटा देता हूँ क्योंकि मैंने वहाँ लिख दिया, ठीक है। और ये अब चीज़ें मेरे सामने हैं, ठीक है। क्या कि भैया AD अपॉन DB AF अपॉन FC है और AD अपॉन DB AE अपॉन EC है, ये हमने निकाला और ये हमें दिया हुआ है। यहाँ भी LHS और LHS बराबर हैं, इसका मतलब ये हुआ कि AF जो है अपॉन FC, यहाँ का जो RHS है वो यहाँ के RHS के फिर बराबर हो जाएगा, AE अपॉन EC, है ना। समझ में आया। अब देखो, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, ठीक है। अब मैंने बताया था कि कहीं ना कहीं से एक काम करते हैं, हम दोनों में क्या करते हैं, +1 करते हैं, ठीक है। क्यों कर रहे हैं वो इसका रिजल्ट जो है वो आपको बता देगा, खुद बोलेगा रिजल्ट कि हमने क्यों किया। और बार बार आप ऐसा करने लग जाओगे तो आप किसी क्वेश्चन में भी अपने आप कर दोगे कि हाँ ये AF है ये FC है, अगर मैं +1 करूंगा तो FC ऊपर आ जाएगा और AF और FC दोनों मिलके AC बना देंगे, ऐसा आप दिखने लग जाएगा आपको, तो लॉजिक समझ में आ जाएगा +1 क्यों करते हैं। तो वही यहाँ AF है यहाँ FC है, तो ये हो जाएगा AF प्लस FC अपॉन FC, और ये हो जाएगा AE प्लस EC अपॉन EC। तो ये कितना आया, ये AF और FC मिलके बनेगा AC, डायग्राम में देख लो, ये AF और FC मिलके बनेगा AC, है ना। और AC अपॉन FC ये किसके बराबर है, AE प्लस EC, AE प्लस EC ये मिलके भी क्या बनेगा, AC, और यहाँ अपॉन EC। अब इसको ध्यान से देखो, यहाँ से AC और AC कैंसिल आउट हो जाएंगे, 1 अपॉन FC 1 अपॉन EC, ये AC इधर जाएगा ये FC इधर आ जाएगा, तो रिजल्ट क्या आएगा, EC
इक्वल टू एफ सी। ये EC इधर मल्टीप्लाई, ये FC इधर मल्टीप्लाई, AC कैंसिल, तो EC इक्वल टू FC, वो रिजल्ट आ गया। अब इस रिजल्ट को ध्यान से देखो, ये ऐसा कहना चाह रहा है, ये ऐसा कहना चाह रहा है कि C से लेके आप E तक जाओ या फिर C से लेके आप F तक जाओ, दोनों की लेंथ बराबर है। क्या कहना चाह रहा है कि EC और FC दोनों की लेंथ बराबर है। अब ऐसा कब पॉसिबल है? ऐसा तो तभी पॉसिबल है जब ये दोनों लाइन जो हैं एक ही जगह कोइंसाइड करें, तभी या तो EC से जाओ या फिर EF, ठीक है, CE या फिर CF, कोई सी भी लाइन बनाओ तभी बराबर आएगी जब ये दोनों पॉइंट एक ही पे होंगे। क्योंकि अगर E नीचे हुआ तो EC छोटा हो जाएगा, E ऊपर हुआ तो EC बड़ा हो जाएगा। समझ में आया? F को अगर फिक्स किया तो E अगर हम ऊपर कर देंगे तो EC बड़ा हो जाएगा और E को नीचे कर दिया तो EC छोटा हो जाएगा। लेकिन ये तो ये बोल रहा है कि EC और FC दोनों बराबर होना चाहिए। इसका मतलब वो जो अजम्पशन था कि ये पैरेलल नहीं है वो गलत है। ये दोनों पॉइंट कोइंसाइड ही करेंगे, ये दोनों पॉइंट कोइंसाइड करेंगे और कोइंसाइड करने के बाद अगर DF पैरेलल टू BC है तो इसका मतलब ये भी है कि DE भी जो होगा वो BC के पैरेलल होगा। बस यही समझना है कि F और E पॉइंट जो है ये रिलेशन तभी सही होगा जब F और E जो है वो एक ही पॉइंट पे आके बैठेंगे, तभी जो C से डिस्टेंस है वो बराबर हो पाएगा। तो अगर एक ही पॉइंट पे आके दोनों बैठेंगे, दोनों एक ही पॉइंट हैं, तो DE जो है वो DF ही है, ठीक है। मतलब DF तो हमने पैरेलल बनाई ही थी, तो DF अगर पैरेलल है तो अगर DE एक ही पॉइंट है तो DE भी पैरेलल होगा, ठीक है। ये स्टेटमेंट है बस जो इसका प्रूफ है। समझ में आया? ठीक है, तो ये इसका कन्वर्स है, ठीक है। कन्वर्स कभी कभी प्रूफ करने को आ जाए तो इस तरीके से अपन को प्रूफ करना है, ठीक है। चलो, तो ये इसका प्रूफ दिया हुआ है, ठीक है। ये आप क्वेश्चंस में कर सकते हो, ठीक है। अब हम लोग प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, ठीक है। हमारी प्रैक्टिस के लिए हम लोग कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं जिससे हमें थेल्स थ्योरम में थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाए, ठीक है। क्या दिया हुआ है? इन द गिवन फिगर MN इज पैरेलल टू AB, MN इज पैरेलल टू AB, मतलब इस लाइन के पैरेलल में एक ये लाइन दे रखी है। मतलब जो हमारा ट्राइंगल ऐसा खड़ा हुआ करता था अब वो लेट गया है। मतलब इस लाइन के पैरेलल में ये लाइन दे रखी है, AB और MN पैरेलल है, ठीक है। BC इक्वल टू 7.5, ये जो BC है, ये जो बड़ी वाली लाइन है, ये है 7.5, ये है 7.5, ठीक है। AM जो दे रखा है 4 सेंटीमीटर है, मतलब ये वैल्यू दे रखी है 4 सेंटीमीटर, और MC दे रखा है 2 सेंटीमीटर, मतलब ये दे रखा है 2 सेंटीमीटर। पूछ क्या रहा है? फाइंड द लेंथ BN, ये पूछ रहा है, ये वाली वो पूछ रहा है ना। तो हमें अब किस तरीके से अप्लाई करना है, ठीक है। तो अगर हम इस तरीके से अप्लाई करें कि ये वाली लाइन अपॉन ये वाली लाइन अब इक्वल टू ये वाली लाइन अपॉन ये वाली लाइन, मतलब किस तरीके से अप्लाई करें कि AM अपॉन MC अगर हम इधर लिखें तो यहां कितना होगा? BN अपॉन NC, ठीक है। तो यहां हमें AM दे रखा है, यहां हमें MC दे रखा है, यहां BN हमें निकालना है, लेकिन यहां NC हमें नहीं दे रखा है, NC हमें नहीं दे रखा है। मतलब ये तो हमें निकालना ही है और ये भी नहीं दे रखा है। सॉल्व तो जब होगा जब इन चारों में से कोई 3 वैल्यू हमें पता होंगी और चौथी हम निकालना पड़ेगा, तो उस तरीके से प्रूव होगा। तो कहीं से कहीं ऐसा दिमाग लगाना है कि 3 चीज हमें दी हो और चौथी हमें निकालना हो, ठीक है। तो इस तरीके से तो नहीं लिख पाएंगे क्योंकि AM अपॉन MC यहाँ की छोटी अपन यहाँ की छोटी इक्वल टू यहाँ की छोटी अपन यहाँ की छोटी अगर रखेंगे तो यहाँ की ये जो छोटी लाइन है इसकी वैल्यू हमें नहीं दे रखी है और ये निकालना है। 2 अननोन है, नहीं हो पाएगा काम, ठीक है। अब किस तरीके से सोचेंगे? अब किस तरीके से सोचेंगे? ऐसे तो नहीं हो पाएगा। तो हम एक काम करते हैं, सबसे पहले हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है BN को लिख दो, BN हमें निकालना है, ठीक है। और इसी साइड में दिया क्या है? बड़ी वाली लाइन अपॉन 7.5, ये हमें दिया हुआ है, ठीक है।
छोटी अपॉन ये वाली छोटी अपॉन बड़ी दी हुई है, तो इसके इक्वल में भी यही कर देंगे। कौन सी? ये वाली छोटी अपॉन पूरी बड़ी, मतलब ये वाला 4 अपॉन पूरा कितना है 6, ये वाली छोटी अपॉन पूरी बड़ी। समझ में आया? आप सही क्या होगा ऐसे चेक कर लेना है कि यहाँ पे छोटी अपॉन पूरी बड़ी इक्वल टू यहाँ की छोटी अपॉन पूरी बड़ी। तो इसमें अब क्या हुआ कि ये भी दिया है, ये भी दिया है और ये भी दिया है, तो bn अब निकल के आ जाएगा कितना? 4/6 इंटू 7.5। ये कितना हुआ? 2/3। 2/3 7.5 को 3 से डिवाइड करेंगे, 2.5 इंटू 2 5, तो bn हमारे पास आएगा कितना? 5। समझ में आया? इस तरीके से करना है, कहीं पे भी नहीं फंसना है। किस तरीके से फॉर्मूला लिखना है? इस तरीके से। ये हमें निकालना है। अपन यहाँ दिया क्या है? बड़ी वाली लाइन, तो ये छोटी अपन बड़ी लिख दी। इसी तरीके से यहाँ पे ये वाली छोटी अपॉन पूरी बड़ी दी हुई है। ठीक है, चलो इसी तरीके के क्वेश्चंस आएंगे और यही कंसेप्ट आपको लगाते जाना है। ये इसका सॉल्यूशन है। ठीक है, इस तरीके से ही स्कूल में लिखना है। ये आपको ये जो फॉर्मूला है ये लिखना है बाय थेल्स थ्योरम, फिर आपको वैल्यूज पुट करनी है। ठीक है, अब ये फिगर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? इन द गिवन फिगर इन ट्राइंगल एबीसी डीई इज पैरेलल टू बीसी। हाँ, ये बिल्कुल वैसे ही दिया है कि डीई जो है वो बीसी के पैरेलल है। ठीक है, और क्या क्या दिया हुआ है? सो दैट एडी इक्वल टू 4x माइनस 3। ये जो एडी है ये 4x माइनस 3 दिया हुआ है। AE दिया हुआ है 8x माइनस 7, ये AE है, ये 8x माइनस 7 दिया हुआ है। और BD जो है वो 3x माइनस 1 दिया हुआ है, ये BD है, ये है 3x माइनस 1। और CE है 5x माइनस 3, ये CE 5x माइनस 3, ऐसा हमें दिया हुआ है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। सिंपल सा, बस थोड़ी वैल्यूज ही अलग है, मगर क्वेश्चन एकदम सिंपल है। किसी भी फॉर्म में इसको लिख दो। AD अपॉन DB लिख देते हैं, 4x माइनस 3 अपॉन 3x माइनस 1 इक्वल टू AE कितना आया है? 8x माइनस 7 अपॉन EC कितना है? 5x माइनस 3। बस इसको हमें सॉल्व करना है, x की वैल्यू निकालना है और कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में। ठीक है, सॉल्व भी कर देता हूँ। 4x माइनस 3 यहाँ आया, ये इधर होके मल्टीप्लाई हो जाएगा 5x माइनस 3 इक्वल टू में उस साइड 8x माइनस 7 ऑलरेडी है, ये वाला नीचे का उधर मल्टीप्लाई होके आ जाएगा 3x माइनस 1। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 5 4 ज़ा 20, 20x स्क्वायर माइनस 3 4 ज़ा 12, 12x माइनस 15x, 15x और ये प्लस 9, प्लस 9। यहाँ ये इक्वल होगा 8 3 ज़ा 24 x स्क्वायर, 8 इंटू माइनस 1 माइनस 8x, फिर ये माइनस 7 इंटू 3 माइनस 21x, और माइनस 7 इंटू माइनस 1 प्लस 7। ठीक है, क्या इक्वेशन आई? यहाँ मैं लिख देता हूँ उसको हटा के। क्या इक्वेशन आई मेरी? सॉल्व कर लेता हूँ। यहाँ आया 20x स्क्वायर, 20x स्क्वायर माइनस 12 और माइनस 15 दोनों मिलके हुए माइनस 27x, और यहाँ मेरे पास प्लस 9। इसके इक्वल टू में यहाँ पे 24x स्क्वायर माइनस 8 माइनस 21 टोटल हुआ माइनस 29x और प्लस 7। ठीक है, तो अब एक काम करता हूँ, सबको उधर ले जाके इक्वेट कर देता हूँ। तो यहाँ बचा 0, यहाँ 20x स्क्वायर, यहाँ 24 में से 20 जाएगा 4x स्क्वायर, ये प्लस का है वहाँ जाके माइनस हो जाएगा और इससे माइनस हो जाएगा। ये माइनस का है वहाँ जाके प्लस हो जाएगा, तो माइनस 29x में से 27x प्लस का चला जाएगा तो माइनस 2x बचेगा। ये प्लस 9 है, यहाँ प्लस 7 है, ये माइनस का 9 हो जाएगा, तो प्लस 7 माइनस 9 माइनस 2। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है, हमारे पास हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, वो भी कर देता हूँ। 2 से इसको डिवाइड कर देते हैं, तो 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, 2 से डिवाइड कर दिया, यहाँ 2 से डिवाइड, यहाँ 2 से डिवाइड, यहाँ 2 से डिवाइड, इस तरीके से आ गया। इसको लिखेंगे 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस x माइनस 1, इस तरीके से लिख सकते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमने अच्छे से देखा है।
ठीक है, यहाँ पे 2x कॉमन लेंगे तो यहाँ हो जाएगा x माइनस 1, यहाँ से प्लस 1 ही कॉमन आएगा ना, माइनस x माइनस 1 प्लस 1 कॉमन आया तो यहाँ से x माइनस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, x माइनस 1 पूरा ब्रैकेट अब बाहर आ जाएगा तो कितना आएगा, x माइनस 1 और 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की दो वैल्यू आई, x की एक वैल्यू आएगी हमारे पास 1, x की एक वैल्यू आई प्लस 1 और एक वैल्यू आएगी -1/2, -1/2। लेंथ कैन नेवर बी नेगेटिव, सो ये वाला रिजेक्ट हो जाएगा, x की वैल्यू आएगी 1। बस ये इसका सॉल्यूशन है। ठीक है, इसी तरीके से बस सॉल्यूशंस यहाँ पे करने हैं, जितने भी क्वेश्चंस हैं इजीली सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। ठीक है, क्वेश्चन में ज़्यादा हमें दिमाग नहीं लगाना है क्योंकि हम कंसेप्ट को बहुत बेसिक से समझ चुके हैं। अब क्वेश्चन तो आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने अच्छे से आपके हो जाएंगे, समझ में अब हर एक क्वेश्चन आएगा क्योंकि हमने थ्योरम को ही इतने अच्छे से समझ लिया है। ठीक है, अब ये एक फिगर है, इन द गिवन फिगर LM इज पैरेलल टू CB। ठीक है, LM इज पैरेलल टू CB। कौन सा LM है, ये वाला LM है, ये CB के पैरेलल है, और LN इज पैरेलल टू CD, LN इज पैरेलल टू CD। प्रूव ये करना है कि AM अपॉन AB इक्वल टू AN अपॉन AD, है ना। दिखने में क्वेश्चन बहुत खतरनाक सा है, लेकिन इसको अगर ध्यान से देखो तो एक ट्राइंगल ऊपर बना हुआ है और एक ट्राइंगल नीचे बना हुआ है ना। तो AM अपॉन MB ये है AM अपॉन AB। यहाँ की बड़ी लाइन और यहाँ की छोटी लाइन किसके बराबर होगी, यहाँ की बड़ी लाइन और यहाँ की छोटी लाइन, और यही किसके बराबर होगी, इस ट्राइंगल में। यहाँ की बड़ी लाइन कौन सी है, AN, और यहाँ की छोटी लाइन कौन सी है, AD। तो अल्टीमेटली यहाँ जो रिलेशन है वो इस लाइन के रिलेशन के बराबर हो जाएगा, क्योंकि पहले इस लाइन का रिलेशन इसके साथ इक्वल, इस लाइन का रिलेशन इसके साथ इक्वल, तो इन दोनों का रिलेशन भी आपस में इक्वल। नहीं आया समझ में, डायरेक्टली लिख दे, क्योंकि इस क्वेश्चन को देख के भी हम सॉल्व कर सकते थे, इसलिए मैंने ये आपको थॉट प्रोसेस बताया। लेकिन आप फिर जैसा आपको करना हो आप वैसा करो। आप क्या करो, ये लाइन के पैरेलल ये है, तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन आपस में क्या होंगी, प्रोपोर्शनली डिवाइड होंगी। तो आप क्या करो, AM अपॉन MB, AB आपको चाहिए, क्या चाहिए, AM अपॉन AB चाहिए आपको। तो AM अपॉन AB ये बड़ी वाली लाइन अपॉन यहाँ की छोटी लाइन, तो यहाँ की बड़ी लाइन अपॉन यहाँ की छोटी लाइन, मतलब यहाँ की बड़ी लाइन कौन सी है, AL अपॉन AC। ये समझ में आया, यहाँ की बड़ी लाइन अपॉन ये वाली छोटी, यहाँ की बड़ी अपॉन ये वाली छोटी, तो यहाँ की बड़ी AL अपॉन AC ये होगा। एक और क्या चाहिए, AN अपॉन AD चाहिए, AN अपॉन AD चाहिए, AN अपॉन AD चाहिए, कौन सी है, AN अपॉन AD, मतलब यहाँ की बड़ी लाइन अपॉन यहाँ की छोटी लाइन किसके इक्वल होगी, यहाँ की बड़ी लाइन अपॉन यहाँ की छोटी लाइन। तो यहाँ की बड़ी लाइन क्या है, AL, और यहाँ की छोटी AC। क्योंकि ये दोनों आपस में इक्वल हैं तो ये दोनों भी आपस में इक्वल होंगे, जो हमें प्रूफ करना था। समझ में आया, ये कैसे लिया, क्योंकि जो यहाँ दिया था वो हम वैल्यू अलग अलग ली, फिर अपने आप वो इक्वल तो आ ही जाएंगे। ठीक है, चलो इस तरीके से क्वेश्चंस करने हैं। क्वेश्चंस में ज़्यादा हमें दिक्कत नहीं आएंगी क्योंकि हम बहुत अच्छे से कर चुके हैं। ठीक है, तो हमने जो है कुछ क्वेश्चंस भी देखे और हमने जो है ट्राइंगल्स का पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया है, मतलब थेल्स थ्योरम और जो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम भी इसको बोलते हैं वो पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया है, और इसका कन्वर्स भी जो है हम कर चुके हैं। ठीक है, तो अब जो इस चैप्टर में बचता है वो है हमारी सिमिलरिटी की जो कुछ थ्योरम्स हैं उनको प्रूव करना, वो जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से हमारा ट्राइंगल का चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम ट्राइंगल के चैप्टर के जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं वो करेंगे, और ये चैप्टर भी हमारा एग्जाम के लिए उतना ही परफेक्ट हो जाएगा जितने हमने बाकी के चैप्टर्स कर रखे हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से जो है प्रैक्टिस एग्जाम्पल से आप जुड़े रहिए। यहाँ पे हम लोग पूरी कंप्लीट जो 10th की मैथमेटिक्स है इसी तरीके से करेंगे कि एक भी क्वेश्चन जो है हमें एग्जाम में छोड़ना नहीं है, क्योंकि आपकी तैयारी प्रैक्टिस एग्जाम्पल की जिम्मेदारी। थैंक यू।